everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है पॉपुलेशन, उस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं. फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से हर एक चीज में आपको पढ़ाने वाला हूं. यह जो चैप्टर है आपके लिए काफी मददगार साबित होगा. क्यों? देखो, अभी तक आपने जो ज्योग्राफी में पढ़ा है उन सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे, चैप्टर की थीम बताऊंगा और फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को एक साथ समझते चलेंगे. दिस इज रियली गोइंग टू बी फन फॉर यू पीपल. बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा है. देखो, मजे मजे में आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लोगे जो सीखने की जरूरत है इस समय, खास करके उस देश को जहां पॉपुलेशन फूट रही है, जहां पॉपुलेशन फूट रही है. तो वही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्यारे से चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं. प्रेजेंटिंग यू द चैप्टर पॉपुलेशन, क्लास 9 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है. सबसे पहली चीज, एक बार कनेक्ट करते हैं सारे टॉपिक्स को. देखो, आपने जो 9th ज्योग्राफी का सफर शुरू किया था, 9th ज्योग्राफी का सफर जो आपने शुरू किया था, तो आपको अगर ध्यान हो तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में आपने बेसिक्स पढ़ा था बहुत. इंडिया मैं आपको, और इनफैक्ट जब जो बीच बीच में चैप्टर्स पढ़ाए तो उसमें कनेक्ट करवाते आया हूं. तो आपने इंडिया साइज एंड लोकेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे बेसिक्स समझा था आपने. इंडिया साइज एंड लोकेशन में क्या बेसिक समझा था कि इंडिया कहां है, कैसा है, ये सारी चीजें. उसके बाद में 3 कंपोनेंट, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज पैटर्न और क्लाइमेट, ये 3 कंपोनेंट किसी भी कंट्री की फिजिकल ज्योग्राफी को बनाते हैं. तो चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ा. अब इन 3 कंपोनेंट के बेसिस पर कि वहां लैंडफॉर्म कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है और वहां का जलवायु वातावरण कैसा है, उस बेसिस पर क्या बनता है, उस बेसिस पर यह तय होता है कि वहां पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, इंसान कैसे रहेंगे. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन चैप्टर 5 पढ़ दिया. तो वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन तो पढ़ लिया. अब ह्यूमन बींग्स की भी बात होगी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी तो इन्फ्लुएंस करेगा ह्यूमन बींग्स को. तो वो ह्यूमन बींग्स भी एक इंटीग्रल पार्ट है ज्योग्राफी का. ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. तो उस केस में चैप्टर 6 जो है आपका, वो पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन उस कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना होगा. समझ में आ गया ना कैसे कनेक्ट किया हमने? क्योंकि ये डाउट होता है क्या कि ज्योग्राफी में पॉपुलेशन का क्या लेना देना. सर, पॉपुलेशन तो अलग चीज होगी, वो तो नेताओं का काम है कि कहां कितने वोट मिलना है. पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि क्लास 11th में ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा ये एग्जांपल लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है. क्या कि 2 तरह की ज्योग्राफी होती है. एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ठीक है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक होती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी. फाइन, एक होती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका नदी, पहाड़, प्लेटू, क्लाइमेट, नदियां, मतलब ये समुद्र, नदियां, ये सारी चीजें, ये जो फिजिकल पार्ट है, ये फिजिकल पार्ट क्या करता है कि स्टेज प्रोवाइड करता है. एक स्टेज होता है ना, जैसे आपके एनुअल फंक्शन में स्टेज होता है, तो एक स्टेज प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर दी ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट आ गया, टू परफॉर्म ओवर इट. क्योंकि वहां का फिजिकल फीचर, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां पे क्या पानी की अवेलेबिलिटी, सब जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, वो ये तय करेगी कि ह्यूमन बींग्स वहां किस तरह से रहेंगे, क्या एक्टिविटीज होगी, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा कल्चर होगा. समझ में आ रहा है? तो बोथ द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ऐसे कभी नहीं सोचना है कि ज्योग्राफी जो है तो उसमें ह्यूमन बींग्स का क्या काम है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में अगर और ज्योग्राफी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्या आपको ये पता चलेगा कि ज्योग्राफी जो है तो ज्योग्राफी के अलग अलग डोमेन से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. ज्योग्राफी इज रियली लवली सब्जेक्ट. तो उस कंटेक्स्ट में आपको ये चीज समझ में आना चाहिए. तो पॉपुलेशन जो है, तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन का रिलेशन क्या है, वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया ब्रीफ में. समझ में आया? तो पीपल इंटरैक्ट विद रिसोर्सेज एंड क्रिएट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. इस कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती है. क्या कि जो आम जनता है वो क्या करती है, इंटरैक्ट करती है. किसके साथ में इंटरैक्ट करती है? रिसोर्सेज के साथ में, और एक सोशल और एक कल्चरल एनवायरनमेंट अपने आजू बाजू क्रिएट करती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं. लद्दाख में लोगों का जो रहन सहन है, जो उनका खाना है, जो उनके फेस्टिवल्स है, वो लद्दाख के क्लाइमेट, वहां के रिसोर्सेज, वहां का लैंडफॉर्म जो है उससे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड द सेम गोज फॉर केरला ऑल्सो. केरला में जो लोग रह रहे हैं, उनका खाना, उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनके फेस्टिवल्स, उनका कल्चर जो है, वहां की जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसोर्सेज, इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल ज्योग्राफी ओवर देयर. समझे? तो इस सेंस में क्या हो रहा है, रिलेशन बहुत गहरा है. पीपल देमसेल्व्स आर रिसोर्स विथ वेरिंग क्वालिटी. आपने वो गाना सुना है, एक मूवी है रणबीर कपूर की, हाँ रणबीर कपूर की, जिसमें बोलता ना, ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी नेचर हूं. ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि आप ह्यूमन बींग्स की अगर बात करोगे ना, तो पीपल देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स. आया समझ? तो समझ, उस कंटेक्स्ट में पीपल
ह्यूमन बीइंग जो है दे आर आल्सो रिसोर्स विथ वेरिंग क्वालिटीज। कैसे कि कोई एजुकेटेड है, कोई एजुकेटेड नहीं, कोई हेल्दी है, कोई हेल्दी नहीं है, तो सब कह सकते हैं किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई स्किल नहीं है। तो जैसे दूसरे रिसोर्सेज है, और हमने ये पीपल एज रिसोर्स में पढ़ा भी है कि दूसरे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना है, तो ह्यूमन बीइंग्स पीपल एज रिसोर्स भी डेवलप्ड होना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में दूसरे रिसोर्स के साथ ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं, अपना फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट बनाते हैं, अपना सोशल एनवायरनमेंट बनाते हैं, एंड दे देमसेल्फ आर रिसोर्सेज। देयरफॉर पॉपुलेशन प्लेज अ पाइटल रोल या फिर पाइटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। और इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि सोशल स्टडीज को जब पढ़ना है, ज्योग्राफी को जब पढ़ना है, तो ज्योग्राफी को पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पाइवटल एलिमेंट है, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसके लिए पॉपुलेशन को, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जनता जनार्दन को पढ़ना जरूरी है, समझे। तो ऑल दी रिसोर्सेस, कैलेमिटीज, डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग्स। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कैलेमिटीज आ रही हैं, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, वो सब कुछ ह्यूमन बीइंग्स से एसोसिएटेड होते हैं। अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल हम लेते हैं जैसे जापान का, समझ में आ रहा है। तो जापान में क्या है, रिसोर्सेस कम है, छोटी सी धरती है, मतलब उनके पास जगह बहुत कम, उल्टा ऊपर से क्या है, गरीबी में गिला आटा क्या है कि वहां इतने सारे अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो, सब पूरी समस्या पूरी उनको दे दी भगवान ने, ठीक है। वो इतना ही हुआ, नेचुरल तो लिमिटेशन थी, उसके अलावा उनके ऊपर 2 एटम बम भी गिर गए, ठीक है। इन सारे ऑड्स के बावजूद भी दे हैव डिफीटेड ऑल दी ऑड्स, एंड जापान इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वहां की पॉपुलेशन स्किल्ड है, उनके पास में हर चीज की मतलब हर चीज से संपन्न है, वो समझ में आ रहा है। वो क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वहां के वो डेवलप्ड है। ये आपने पीपल एज रिसोर्स में फिर पढ़ा है। तो यहां पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है कि जितने भी किसी भी देश के, किसी भी जगह के रिसोर्सेज है, वहां पे कोई कैलामिटीज है, वहां पे कोई डिजास्टर है, ठीक है, ऑल आर मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू द ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हर चीज को तय करते हैं, ह्यूमन बीइंग हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हर चीज से इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो उस कंटेक्स्ट में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग। तो उस कंटेक्स्ट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीजें, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसी कंटेक्स्ट में हर चीज जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और जब सब कुछ ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंडेंट है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तभी पॉपुलेशन को पढ़ना, समझना, पॉपुलेशन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो जलेबी की तरह घुमा के लाया हूं, वो क्या है कि ये जो चैप्टर है पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन चैप्टर बेसिकली पॉपुलेशन की स्टडी पे बात करता है। और पॉपुलेशन की स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस, डिजास्टर्स, कैलामिटीज, अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन, हर चीज पॉपुलेशन पर निर्धारित है। और उस सेंस में पॉपुलेशन को पढ़ना, जानना, समझना जरूरी है। अब सवाल अगला ये आता है कि पॉपुलेशन को कैसे पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे। चलो हिमालय से तो सर नाप लिया टेप से, हमने देख लिया रिसोर्सेस क्या है क्या नहीं है, कौन से पेड़ पौधे, कौन से जानवर है, सारी चीजें। पॉपुलेशन, भीड़ का कोई चेहरा होता है क्या? भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता। तो हाउ विल यू स्टडी पॉपुलेशन? तो उसके लिए भी सिस्टम है पूरा। जैसे आप देखोगे तो डेमोग्राफिक्स को पढ़ने का तरीका होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक अलग ब्रांच निकल के चले जाती है। तो बेसिकली जो अभी आपको क्लास 9th में समझना चाहिए वो इतना है क्या कि पॉपुलेशन को अगर पढ़ना है, समझना, तो सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनगणना, ठीक है, जनगणना सुना है आपने, सेंसस सुना है, हर 10 साल में होता है सेंसस। तो सेंसस क्या है? सेंसस जो है, तो सेंसस इज एन ऑफिशियल enumeration of population done periodically. It is a comprehensive source of demographic, social and economic data. मतलब जो आप जितनी भी जनता जनार्दन है आपके पास, आपके सामने जो लोग हैं, उनका जब गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिशियल इन्यूमरेशन होता है पॉपुलेशन का पीरियडिकली, मतलब 10 साल में होता है इंडिया में, हर 10 साल में आप ऑफिशियली इन्यूमरेट करते हैं कि कितने लोग हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने किस कास्ट से, कितने किस रिलीजन से हैं। तो उस तरह से जो हम देखते हैं ना, हमारे पास में डेटा निकल के आता है कि इतना % पॉपुलेशन बच्चों का है, इतने % पॉपुलेशन हिंदूज का है, इतने % पॉपुलेशन मुस्लिम्स का है, इतने % मेल है, इतने % एम्प्लॉयड है, इतने अनएम्प्लॉयड है। तो जो हर चीज का डेटा हमारे पास निकल के आता है, वो डेटा आपको इस तरह से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सेंसस की जो स्टडी होती है, ऑफिशियल इन्यूमरेशन होता है पीरियडिकली, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। तो आपको डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा जो है उसमें बहुत बेहतरीन तरह से पता चल जाता है कि क्या एक्चुअल स्थिति है, आपकी पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन की स्टडी में सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे बात की जाए तो द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872। ऑल दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स,
दीज आर दी फैक्ट्स विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसे 1872 में जो पहला सेंसस किया था, तो वाज द पर्सन हु कंडक्टेड दी सेंसस, जनगणना पहले किसने करी थी, और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड तरीके से हुआ था। 1872 में जो हुआ था तो पूरी कंट्री में नहीं हुआ था, कुछ कुछ हिस्सों में हुआ था। तो इसे आप कहेंगे कि पूरे भारत की जनगणना हुई हो 1872 में पहले, तो वो गलत है। और इनफैक्ट जैसे क्या होता है कि ये तो आपको बताया जा रहा है कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में क्या है, उसके पहले अगर बात करोगे तो क्या होता है, उसके पहले अगर बात करोगे तो हमारी कंट्री में जैसे क्या है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बुक थी उसमें उन्होंने बताया कि टैक्सेशन को प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको प्रॉपर सेंसस कंडक्ट करवाना चाहिए। तो बात बहुत पहले से हुई, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पहला जो अगर सेंसस देखोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कह लो, वो 1872 में किसने करवाया था, चलो अभी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। दिस इज गूगल ओवर फॉर यू पीपल। तो वो हो गया उसके बाद में। लेकिन जो कंप्लीट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस हुआ था तो इट वाज टेकन इन द ईयर 1881। 1881 में पहला कंप्लीट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट किया गया था 1881 में, समझे। तो ये कहानी रही। अब आगे बढ़ते हैं, अगर तो अब आगे बढ़ते हैं तो मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। अब ये जो पूरा चैप्टर है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर 3 पिलर्स पे टिका हुआ है और चौथा पिलर जो है लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 ब्रॉड टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम बाय नंबर देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, कहां है, कैसी है, ठीक है। साइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसी स्प्रेड है, तो वो डेंसिटी से हमें पता चलेगा। तो नंबर्स और डेंसिटी दो चीज होती है कि पॉपुलेशन का एक तो नंबर हो गया कि हाँ 10 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, और अब डेंसिटी क्या होता है कि एक क्षेत्र में 1000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, तो वो फिजिक्स वाली डेंसिटी है। जब टॉपिक में आपको आगे समझाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहां है, कितनी है। अब कहां है, कितनी है, तो वो किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है। तो अगला जो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज वाला टॉपिक जो होगा। तो इसमें व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद में प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन ग्रोथ, ठीक है। तो अब वो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ना क्यों बढ़ती है, कॉम्प्लेन पिला दिया क्या पॉपुलेशन को, वो तो हाइट बढ़ रही है। पॉपुलेशन के नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर्स बढ़ रहे हैं तो किस तरह से बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ अलग चीज होती है, चेंज अलग चीज होती है। मतलब कि एक समय पे क्या है कि पहले 10 लाख से 15 लाख हो गए तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो 10 लाख ही थे, बहुत सारे लोग क्या चले गए, देश छोड़ के चले गए। तो अब क्या है कि पॉपुलेशन घट गई है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे लोग देश में आ गए तो बढ़ गई है, लेकिन नेचुरली नहीं बढ़ी है, तो चेंज हो रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम यहां डील करेंगे इस टॉपिक में। अगला टॉपिक जो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या पढ़ोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आप एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ, ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, कहां है, कैसी है, ये तो सब इधर पढ़ लिया। अब उसके बाद में पॉपुलेशन जो है तो वो कैसी है, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पास में फल जो है, तो फल है, नहीं है, कितने हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो फल आपने देख लिए, फ्रूट्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अब वो फल किस तरह के, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करोगे, तो उसका स्वाद, ठीक है, उसका कलर, ये सारी चीजें आपको उस फल की क्वालिटी बताइए फ्रूट की। तो उसी कंटेक्स्ट में पॉपुलेशन जो है, तो पॉपुलेशन का एज कंपोजिशन, मतलब पॉपुलेशन तो है, सभी बच्चे हैं, सभी बुजुर्ग हैं, सभी काम करने वाले हैं, कैसे लोग हैं, तो एज कंपोजिशन। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो में क्या जाएगा कि मेल है, फीमेल है, कितने हैं, ठीक है, अदर्स की कैटेगरी में कितने आ रहे हैं। तो सेक्स रेशियो आपको पॉपुलेशन की क्वालिटी बताती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि पॉपुलेशन कैसी है। लिटरेसी रेट, अब पॉपुलेशन अब क्या है, आपके पास जनता जनार्दन बहुत सारी है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो उनको बैठा के खिलाने वाली बात ही रहेगी, वो कंट्री में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इस सेंस में लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, काम कहां कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, और उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है। क्योंकि पीपल एज रिसोर्स वाले चैप्टर में आपने फिर वही पढ़ा था क्या कि हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द कंट्री, ठीक है। तो वहां पे हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 3 पिलर्स जो हैं, ये 3 पिलर्स आपको चैप्टर की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और एक और चीज जो है, तो अब जब हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बाद में कह सकते हो पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए कोई पॉलिसी है सरकार की, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 से और अपडेट हो गई है, विल लुक इनटू दैट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड इट्स रिलेशन विद एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब क्या है कि जो टीनेज है, टीनेज कहना भी सही नहीं रहेगा, टीनेज के और थोड़ा पहला जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो कल को देश का भविष्य बनेंगे, उनके कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। सो दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द होल रोड मैप फॉर द चैप्टर, दिस इज द होल रोड मैप फॉर द चैप्टर। ये आई गेस ये अपडेट हुआ है। तो हाँ, एक और चीज बता देता हूं मैं, कुछ डिस्क्लेमर वगैरह देते चलता हूं पहले। ये जो चैप्टर है, तो ये क्या है, फैक्चुअल डेटाबेस चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स होंगे, तो जैसे जिनके पास में पुरानी एनसीईआरटी, तो वहां पे पुराने डेटा होंगे,
तो वो डेटा जो है वो नई बुक के हिसाब से अपडेट करते जाना है। मैं आपको 2022-23 वाली बुक में जो डेटा दिया है वो डेटा बताते चलूंगा, लेकिन डेटा इस तरह से अपडेट होते जाएगा, उस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। फैक्चुअल डेटा है तो फैक्चुअल डेटा अपडेट होता रहता है, तो फैक्चुअल डेटा को वैसे टैली करते चलना। समझ में आया? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो ये सारा का सारा नोट्स मटेरियल जो है आपको मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, आप आराम से पीडीएफ के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आना है। कम्युनिटी सेक्शन जो होता है तो आपको टीचर के द्वारा सारे अपडेट अनअकैडमी ऐप पर, नोट्स वगैरह ये सब ये कम्युनिटी सेक्शन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, दिस इज द पॉइंट। इंडिया के पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें कि इंडिया का पॉपुलेशन साइज जो है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कि वो पॉपुलेशन कहां है और कितना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो वो नंबर्स के हिसाब से बताया गया। नंबर्स के हिसाब से मतलब क्या है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन है ये यहां दिया गया है। तो इंडिया आज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स की अगर बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है तो एज ऑन मार्च 2011 ये कितना लिखा है, बहुत सारा लिखा है। अगर इसको बिलियंस में ले जाओगे तो 1.2 बिलियन हो जाएगा, और मिलियन में 1210.6 मिलियन अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दिस इज द पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन साइज। समझ में आया साइज, और कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन नंबर्स बात करें, परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में बात करेंगे। तो नंबर्स में एज ऑन मार्च 2011, आप 2011 क्यों बोल रहे हो, तो देखो हर 10 साल में सेंसस होता है। 1881 में पहला सेंसस हुआ था सिंक्रोनाइज्ड, तो 1881 के बाद में 1891, 1891 के बाद में क्या हो जाएगा 1901, 1991, इस तरह से हर 10 साल के टाइम पीरियड में होता है। तो लास्ट सेंसस जो हुआ है, जो आपकी बुक्स में भी अपडेटेड है, वो 2011 का डेटा है। 2011 के डेटा को हम मान के चल रहे हैं। 2021 का डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, क्यों, क्योंकि कोविड बीच में आ गया था, तो जनगणना उतनी अच्छे से भी कंप्लीट नहीं हुई, आई गेस। समझ में आया? तो 2011 का जो डेटा है, मार्च 2011, पॉपुलेशन साइज जो रहा है, तो ये आप कहीं और बढ़ गया होगा, बढ़ा ही होगा, घटेगा तो है नहीं। तो पॉपुलेशन साइज क्या है, 1.2 बिलियन कह लो, या फिर 1210.6 मिलियन, इतनी जनता भारत अकेले देश में है। और अब आप जिस देखोगे तो ये कितना है पता है, कि वर्ल्ड में अगर 100 लोग रह रहे हैं ना, तो वर्ल्ड का 17.5, मतलब लगभग बोल सकते हो आप कि हर पांचवा तो कहना, हाँ पांचवा या छठवा कह लो, लगभग हर 5.5 व्यक्ति जो होगा, हर 5वां इंसान आपको भारतीय देखने को मिलेगा। अगर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन देख लोगे तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में हर 5th इंडिविजुअल आपको भारतीय, इंडियन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नोट। क्लियर हुआ? तो 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर our country's vast area of 3.28 million square kilometer, 2.4% of the world area। मतलब यहां पे कहानी कुछ ऐसी है, समझना कि ये हमारा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का शेयर जो है पॉपुलेशन का, तो वर्ल्ड के शेयर में हमारा शेयर जो है पॉपुलेशन का वो कितना है, 17.5, क्या हो गया, ठीक है, अरे 17.5% है। वर्ल्ड के पॉपुलेशन शेयर में हमारा जो शेयर है वो 17.5% है, 17.5%। अब वर्ल्ड की जो एरिया है ना, साइज, जितनी जमीन है, उस जमीन में हमें जमीन का हिस्सा कितना मिला पता है, जमीन का हिस्सा हमें मिला है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना बड़ा शेयर पॉपुलेशन का, इतने बड़े शेयर इन टर्म्स ऑफ एरिया में रह रहा है, तो दिखती बात है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की तंगी होगी, रिसोर्सेज की समस्या हमारे यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि एरिया के कंपैरिजन में पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब शेयर को देखा जाए। समझ में आ रहा है? तो इन नंबर्स हम सारी चीजों को समझते चल रहे हैं। तो 1.21 बिलियन पीपल जो है, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्रीज वास्ट एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, उत्तर प्रदेश अकेले में, जैसे अगर आप देखोगे 199 मिलियन पॉपुलेशन साइज कैरी करता है 2011 के डेटा के हिसाब से। मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एंड अकाउंट्स अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। कंट्री का जो 16% पॉपुलेशन है, पूरे कंट्री अगर है, तो हर 5वां इंसान यहां पे भी हम मान के चल सकते क्या है, उत्तर प्रदेश का इंसान होगा, ठीक है। तो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है सारे स्टेट्स में, ऑल 28 स्टेट्स में अगर कंपेयर किया जाए। तो सिक्किम जो है तो 0.6 मिलियन, 0.6 मिलियन मतलब कितना हो गया, 0.6 मिलियन यानी कि 6 लाख, ठीक है। तो 0.6 मिलियन पॉपुलेशन साइज के साथ में लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री है लक्षद्वीप जो है। तो स्टेट के अलावा अगर यूनियन टेरिटरी में जाए तो लक्षद्वीप में मात्र 64,429 पीपल लिव ओवर देयर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और कम है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं बताऊं आपको, जैसे वर्ल्ड का
फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है? अगेन चाइना यहाँ पे जीत गया, ठीक है, तो अच्छी बात है, चाइना ही जीते पॉपुलेशन के टर्म्स में। सेकंड पे इंडिया है, सेकंड पे इंडिया है, और थर्ड पे कौन सा है? तो थर्ड पे आप जैसे देखोगे तो थर्ड पे है यूएसए। फाइन, तो ये सिंपल डेटा है, समझ में आ रहा है ऐसा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इंडिया के सिर्फ 2 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश जहां पे 16% पॉपुलेशन है कंट्री की, प्लस महाराष्ट्र, अगर ये दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन को मिला दोगे ना तो इन सिर्फ 2 ही स्टेट की पॉपुलेशन यूएसए से ज्यादा है, ठीक है। तो गैप जो है ना फर्स्ट और सेकंड में, तो चलो कंपटीशन चल रहा है, इंडिया इज ट्राइंग टू ओवरटेक चाइना, लेकिन थर्ड स्टेट इतना पीछे है, थर्ड कंट्री इतना पीछे है पॉपुलेशन के टर्म्स में कि सेकंड स्टेट के, मतलब सेकंड कंट्री के 2 स्टेट्स को मिला दोगे तो आपको इतनी पॉपुलेशन मिल जाएगी जितना थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि शाबाश इतने सारे लोग पैदा हो गए हमारे यहाँ, ठीक है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो चीज यहाँ पे नंबर्स में मैंने आपको बताई कि क्या स्थिति है, और उसमें भी हम क्या है, उसमें भी लोग सोच रहे हैं कि नहीं अभी बहुत जगह है, बहुत जगह है और लोग ऐड हो सकते हैं, लोग मान नहीं रहे, अभी भी क्या है पॉपुलेशन बढ़ी रही है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, समझे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 16% अकेली उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने आपको बताया ना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 16 + 9 जो है, तो 25% कंट्री की 25% पॉपुलेशन जो है वो 2 स्टेट में, और ये 25 कंट्री की 25% पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। समझ में आ रहा है वो चीज है। और कंट्री के अगर 5 स्टेट्स निकालोगे आप, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो कंट्री के ये जो 5 प्रमुख राज्य हैं, ठीक है, इन 5 स्टेट्स में कंट्री की लगभग आधी पॉपुलेशन रहती है, और आधी पॉपुलेशन बचे हुए स्टेट्स में रहती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि 5 स्टेट्स में रिसोर्सेज का कितना क्रंच होगा, बताओ कितनी पॉपुलेशन, कितना रिसोर्सेज का क्रंच, कितना रहने के लिए स्ट्रगल, कितनी महंगाई, ये सारी चीजें तो रहेगी। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, दीज आर दी स्टेट्स, ठीक है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन स्टेट्स में, 5 मोस्ट पॉपुलेटेड। अब राजस्थान जो है द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया हैज ओनली अबाउट 5.5% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब आप जैसे अगर देखोगे तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात हो रही ना, वो एक बड़ा समस्या है। जैसे यहां पे क्या बताया गया, जैसे राजस्थान कहां गया हमारा, ये राजस्थान, तो राजस्थान में पॉपुलेशन लगभग 6%, 5.5% पॉपुलेशन रह रही है, लेकिन एरिया के टर्म्स में आप देखोगे तो एरिया के टर्म्स में कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, इतना बड़ा स्टेट, और वहां लोग सबसे कम रह रहे हैं, सबसे कम नहीं कहेंगे, मतलब रिलेटिवली कम रह रहे हैं, 5%, 6% पॉपुलेशन ही रह रही है। ऐसा क्यों? देखो, तो लोग कहां रहेंगे जहां उनके लिए लिविंग कंडीशंस फेवरेबल रहेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में लोग क्यों रहने जा रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है तो, क्योंकि आप देखोगे तो एंशिएंट टाइम पीरियड से इंडिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन ही उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है, स्टैब्लिश हुआ है। जैसे आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन के बाद में आपने क्या देखा था, ऋतिक रोशन वगैरह वो अपनी टीम के साथ किधर जाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। लास्ट में मूवी के एकदम लास्ट सीन में तो बोलते हैं कि गंगा नदी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करेंगे, उसको यूनिकॉर्न दिखता है आखिरी में। तो सिंस टाइम इमेमोरियल आप देखोगे एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है तो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी मतलब उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हुई है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है, तो जहां पर रिसोर्सेज रहेंगे लोग वहां सेटल होते जाएंगे। अब यही है कि राजस्थान में क्यों नहीं है सर लोग, कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट है, जगह ज्यादा है, तो वहां लोगों को रहना चाहिए, लेकिन वहां पर रिसोर्सेज की कमी है, क्या तो डेजर्ट वगैरह है, तो इस कारण से क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी, समझे, डेजर्ट वगैरह है तो वहां आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द पिक्चर, आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक, तो ये कहानी रहती है। तो इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड्स एरिया इन पॉपुलेशन, इंडिया का अगर शेयर वो ये बताया गया कि जैसे पॉपुलेशन का शेयर जो है हमारा 17.5 है, लेकिन हमें जमीन का जो हिस्सा मिला है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो परसेंटेज में देखोगे तो 2.4% वर्ल्ड की जमीन का हिस्सा है, उस वर्ल्ड की जमीन के हिस्से में 2.4% हिस्से में 17.5% लोग रह रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह है, ठीक है, तो वो वाली स्थिति है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बाय डेंसिटी, अभी हमने नंबर्स में देखा, ठीक है, नंबर्स में देखा कि 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है, 17.5% कंस्टिट्यूट करती है वर्ल्ड का, ये सारी चीजें परसेंट मतलब नंबर्स वाली चीज देख ली है। अब वो हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन को समझा। अब अगर हम बात करें कि वो पॉपुलेशन जो है
वो डेंसिटी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेंसिटी वाइज मतलब क्या है कि डेंसिटी का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं। जैसे आपको फिजिक्स में से पढ़ाया होगा ना क्या कि ये एक बीकर है, एक बीकर में क्या हो रहा है, एक बीकर में लिक्विड है, एक बीकर में क्या है, एक बीकर में सॉलिड डाल दिया, कुछ मान लो सॉलिड डाल दिया, तो अब इस लिक्विड में कुछ और डालोगे आप ऊपर से, फॉर एग्जांपल लिक्विड, वो लिक्विड वाले बीकर में मैंने ये दोनों डाल दिए, मार्कर और स्लाइड चेंजर, तो भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। वो क्यों डूब जाएंगे, क्योंकि वहां पानी के मॉलिक्यूल्स में और भी क्या है, स्पेस है, तो डेंसिटी वहां पे क्या है, कम है। अब हवा है तो हवा में तो इतनी डेंसिटी है कि पूरे के पूरे हम डूब जाते, निकल जाते बाहर, ठीक है। एयर में पार्टिकल्स और दूर दूर रहते तो इस कारण से डेंसिटी और कम है। लेकिन सॉलिड जो होता है, तो फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, तो अब इसको अगर मैं ऐसे उंगली इधर से इधर निकालने की कोशिश करूं तो वो नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स और क्लोजली बैठे हुए, तो उस कारण से डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल। तो डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ स्पेसिफिक स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो उतने एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब अगर पॉपुलेशन से बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, तो एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वो आपको क्या देता है, पॉपुलेशन डेंसिटी दे देता है। तो जैसे पूरी कंट्री है, तो पूरी कंट्री का एरिया डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, तो आपको वहां मिल जाएगा क्या कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो आपको कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। अब कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, तो एक तो पूरी कंट्री के एरिया को आपने देख लिया कि पूरी कंट्री के एरिया, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन, तो डिवाइड करने पे आपको पता चल जाएगा कि कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। उसके अलावा एक और चीज जो है वो क्या है कि पूरी कंट्री में हर जगह एक जैसे लोग नहीं रह रहे हैं, मतलब एक जैसी डेंसिटी नहीं होगी, ठीक। फॉर एग्जांपल हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एरिया कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली का टोटल एरिया डिवाइडेड बाय दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी मिलेगी दिल्ली की, वो पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो उस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी की बात की जा रही है, तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी जो होगा, तो इट विल वेरी, ठीक है, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेट, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एरियाज, ये वाली चीज रहेगी, स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया, ये सारी चीजें वेरी करेगी। समझ गए, वो कहानी है यहाँ पे। तो डेंसिटी क्या है, इट प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये तो हमने पिछले स्लाइड पे समझ ही लिया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अब वो जो कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करता है, वो चीज है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कितने लोग रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। पर यूनिट एरिया कितने लोग रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। अब ये आपको डेफिनेशन सिंपल ध्यान रख लेना है। अब इंडिया की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, तो इंडिया में बोलेगा हाँ सर एरिया हमारा कितना है, एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है, तो फॉर श्योर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 was 328 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो पूरे देश का एरिया डिवाइडेड बाय पूरे देश की पॉपुलेशन, तो आपको पर स्क्वायर किलोमीटर का एक जो एवरेज मिल रहा है वो 328 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर मिल रही है, ठीक है। 300 कितना मिल रहा है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल रही है। समझ गए। तो ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें समझ में आ गई। अब अगर आगे बढ़े इसमें, अब अगर इसमें आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे खींच सकते हैं, तो वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो दिस पॉपुलेशन डेंसिटी वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया मतलब क्या है कि कुछ एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में एरिया तो उतनी एरिया थोड़ी ना बढ़ा पाओगे, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और लोग माइग्रेट कर करके दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली चलो उस टाइप से। तो दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, फाइन। और वहीं आप जिससे देखोगे, वहीं जैसे अगर आप देखोगे कुछ एरियाज होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया मान लो, तो वहां पे क्या है, एरिया बहुत सारा है लेकिन वहां लोग नहीं रह रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज या फिर कह सकते हैं वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली कम रहने वाली है। समझे। अब जैसे डेटा की बात करें तो 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। अब बिहार क्या हो रहा है, बिहार का एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार छोटा है और उस छोटे बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से आप देखोगे बिहार का टोटल एरिया डिवाइडेड बाय बिहार की टोटल पॉपुलेशन, तो नंबर्स में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है पॉपुलेशन, लेकिन उत्तर प्रदेश में नंबर होने के साथ साथ में उत्तर प्रदेश का एरिया भी है, तो वहां डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन बिहार में क्या है, एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। माना कि पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ बिहार।
तो उस कारण से वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाए, पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर उधर, ऐसा एक स्क्वायर बना लो, तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको औसतन एवरेज लेवल पे कितने लोग देखने को मिलते हैं। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि बिहार में वो 1102 है। फाइन, तो इस कारण से पर कैपिटल क्या कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बिहार की सबसे ज्यादा हाईएस्ट है हमारी कंट्री में। उसी के साथ साथ क्या है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कम है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अगर आप मैप पे देखोगे, ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा, इतने बड़े अरुणाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का एरिया बहुत ज्यादा है। अब क्या अधिकतर एरिया जो है, जैसे अगर आप देखोगे तो फॉरेस्टेड ट्रैक है, बर्फ वाली एरिया है, तो उस कारण से माउंटेनियस रीजन से, तो उस कारण से आपको यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो लोग वैसे ही कम रह रहे हैं। तो यहाँ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर ही मिल रही है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 ही लोग हैं। जमीन सस्ती, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे किस चीज की, लेकिन अगर आप बात करोगे वही बिहार की, तो देखो बिहार क्या है, एरिया रिलेटिवली छोटा ही है, दिख रहा है ना, एरिया रिलेटिवली छोटा है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस कारण से पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ बिहार में आपको ज्यादा मिलेगी। तो अभी अगर आप ये देखोगे सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इस मैप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंट्री के कुछ कुछ एरियाज, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में क्योंकि पॉपुलेशन नंबर भी ज्यादा और एरिया कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। वहीं पे जैसे केरला, तो केरला में भी क्या है, केरला में अब एरिया कम है और उस कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इस कारण से पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। फाइन, ये नंबर्स भी दिए गए कि 2250 एंड बिलो, 250 एंड बिलो वाले स्टेट्स कौन कौन से, कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, ये सारे, राजस्थान में क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है और उस उतने एरिया के अपेक्षाकृत क्या है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है, ठीक है, तो वो उस कारण से कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना होगी। एंड आई होप यू गॉट एन इनसाइट की क्या स्थिति है, समझे क्या स्थिति है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता दी गई कितनी, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 2011 का डेटा है ये। अभी डेटा बढ़ेगा कब, जब 2021 के सेंसस के हिसाब से चीजें देखी जाएगी। तो ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। सिर्फ जापान और बांग्लादेश ही दो ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा है। चाइना की भी पॉपुलेशन डेंसिटी, चाइना की पॉपुलेशन इन नंबर्स इंडिया से ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास एरिया भी भयंकर है व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया, ठीक है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ दो देशों से कम है, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। वो दो देश कौन से, बांग्लादेश और जापान। कारण क्या है, देखो कारण सिंपल सा कि जापान और छोटा है, पॉपुलेशन माना कि हमसे कम होगी, लेकिन जापान 4 आइलैंड पे बसा हुआ एक छोटा सा देश है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी और ज्यादा है। बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन डेंसिटी और ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश में पॉपुलेशन भी खूब है और पॉपुलेशन की अपेक्षाकृत उनके पास जो एरिया वो कम है। समझ में आया? तो ये स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। ये मैप को देखोगे तो इस मैप में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी किन राज्यों में क्या स्थिति, जैसे दिल्ली भी लाल भबक लाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो केस है क्योंकि एरिया कम लोग ज्यादा। समझ में आया यहां तक? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने पॉपुलेशन का क्या देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, इन नंबर्स इन डेंसिटी समझ लिया। तो पॉपुलेशन की एक ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ गई कि हाँ नंबर्स और डेंसिटी के हिसाब से क्या है। अब देखते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब ये पॉपुलेशन बढ़ती घटती क्यों है, ग्रो कर रही है तो क्यों ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है पॉपुलेशन तो क्यों चेंज हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज वाला जो पार्ट है अब इसे समझते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ डायनामिक फिनोमिनन। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है तो सिंपल नहीं है बस कि शादी हुई दो लोगों की तो उनका बच्चा हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कॉम्प्लेक्स है, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चों की डेथ भी होती है, ठीक है। तो बर्थ और डेथ दोनों चीजें पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ के अलावा पॉपुलेशन चेंज भी एक वर्ड है। चेंज मतलब क्या है कि पॉपुलेशन उतनी ही 1 लाख लोग, लेकिन वो 1 लाख लोग क्या है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है उनमें और आप क्या कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में कम है, ठीक है। तो वो उत्तर प्रदेश से अगर लोग अरुणाचल प्रदेश में चले गए तो पॉपुलेशन चेंज भी तो हो जाएगी, कंपोजिशन। समझ में आ रहा है? तो वो वाला पार्ट जो है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को समझना एक डायनामिक फिनोमिनन है, इतना सिंपल इतना स्ट्रेट नहीं है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक। वो क्या क्या है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द प्रोसेसेस सच एज बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो 3 मेन
प्रमुख बिंदु है जिन्हें पढ़ते हुए आपको पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज को समझना है। देखो ये जो चैप्टर आप यहां पढ़ रहे हो, ये अगेन यू विल बी स्टडिंग द सेम थिंग्स इन क्लास 12th ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी लेते हो तो अच्छे से एक बेसिस बनाकर चलना है। क्या कि पॉपुलेशन जो प्रोसेस होता है, तो बर्थ और डेथ और माइग्रेशन, मतलब पैदा हो रहे लोग तो पॉपुलेशन ऐड हो रही है, डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइग्रेट कर रहे हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन में आपको ग्रोथ या चेंज देखने को मिल रहा है। ग्रोथ भी होता है जैसे अब क्या है कि इंडिया में बाहर से लोग आ गए या फिर इंडिया से लोग बाहर चले गए तो भी प्लस माइनस हो रही है पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ डायनामिक फिनोमिनन, समझे। पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ रहा लेकिन कभी पॉजिटिव नहीं होता है, और पॉपुलेशन घट गई है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो रिकॉल करते हैं सिंपल सी चीज। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल सी चीज ये है कि जो नंबर चेंज हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड में, कंट्री में, वहां की टेरिटरी में। पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होती है? तो डायनामिक फिनोमिनन है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं, समझे। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह जो भी है तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेज। आप सिंपल सी चीज है, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपके पास आपकी वेल्थ कितनी है, तो आप एब्सोल्यूट नंबर में बता सकते हो कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरे पास 20 लाख रुपए है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। वो आपका क्या हो गया? वो आपका नंबर्स में आपने आपका वेल्थ बता दिया। और आप परसेंट में भी बता सकते हो। क्या परसेंट में? ऐसे बता सकते हो कि मेरी पूरी फैमिली की जितनी वेल्थ है उसमें 10% मेरी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपकी फैमिली की वेल्थ मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो आप क्या बोलोगे? 10%। तो आप बता रहे हो कि हाँ 10% यानी कि 10 लाख। आगे समझ में? तो पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है दो टर्म्स में। अब पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में कैसे? तो आप ये बोल सकते हो कि पॉपुलेशन 1 लाख लोग से बड़ी है, पॉपुलेशन 10 लाख लोगों से बड़ी है। तो ये क्या बता रहे हैं आप? पॉपुलेशन का नंबर्स में जो चेंज हो रहा है वो बता रहे हैं, नंबर्स में जो चेंज हो रहा है वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है, एक चीज ये भी हो सकती है, आप ये बोल सकते हो कि पॉपुलेशन 2% रेट से बढ़ रही है। तो पहले अगर 2 लाख थी तो अब क्या हो जाएगी? 2 लाख का 2%, जैसे अगर आप देखोगे तो 2,04,000 हो जाएगी पॉपुलेशन। आगे समझ में? आप क्या बोल रहे हो कि पॉपुलेशन 2% के रेट से बढ़ रही है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो इन एब्सोल्यूट नंबर्स आल्सो पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, और पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज चेंज्ड, ठीक। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो द रेट ऑफ और द पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इट स्टडीज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पर एनम। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ की किस रेट से या फिर किस पेस से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, समझते चलना अच्छे से। क्या क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ का हमने देख लिया, चेंज होना चाहिए नंबर्स में, तो वो नंबर्स में भी देखा जा सकता है, परसेंटेज में भी देखा जा सकता है, ठीक है। नंबर्स में भी देखा जा सकता है, परसेंटेज में भी देखा जा सकता है। तो अब जैसे अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा? रेट आपको परसेंट में मिलेगा। तो एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कि द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन विच इंक्रीजेस पर एनम, हर साल कितना परसेंट जो है ग्रोथ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख पॉपुलेशन थी, अब इस साल पॉपुलेशन 11 लाख हो गई है, तो आप क्या बोलोगे कि एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा 10% रहा, कि 10 से 11 लाख हो गए, मतलब 10% जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड एज एनुअल ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन इन विच वी स्टडीज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पर एनम। हर साल कितना परसेंट पॉपुलेशन में परसेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। तो द एनुअल ग्रोथ में डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर्स वुड ऑलवेज इंक्रीज। एग्जांपल, सिंस 1981 ग्रोथ रेट डिक्लाइंड बट द एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज्ड। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या? तो द एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर्स वुड ऑलवेज इंक्रीज। तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखो एग्जांपल से समझाता हूं, एक फैक्ट डेटा रहेगा तो आसानी से समझ में आएगा। क्या हो रहा है कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट क्या है ये आपने समझ लिया। एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कि परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज चेंज जो है पर एनम, वो एनुअल ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो एनुअल ग्रोथ रेट। अब अगर हम बात करें तो ये एनुअल ग्रोथ रेट जो परसेंटेज में आता है, तो हमने आपको बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ को आप दो तरह से देख सकते हो, एक तो नंबर्स में देख सकते हो और दूसरा आप क्या देख सकते हो? परसेंटेज में, दूसरा परसेंटेज में देख सकते हो। तो जो नंबर्स की बात हो रही है तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल क्या कि पहले पॉपुलेशन 10 लाख थी, अब ये पॉपुलेशन 10 लाख थी फॉर एग्जांपल 2011 में या फिर 2010 में, एग्जांपल सॉरी 2001 में एग्जांपल लेते हैं हम, 10 लाख थी, ठीक है, 2001 में 10 लाख थी। 2011 में कितनी हो गई? 2011 में
दो डबल वन आते। 2011 में ये पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल कितनी हो गई, 11 लाख हो गई। 10,000 है ना, ये 10 लाख अब हुआ, 10 लाख और ये 11 लाख हो गई, 11 लाख हो गई। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है समझना, यहां आपको ये देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन परसेंटेज में ये अगर मान लो 100% थी तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ ये 110 हो गई, यानी कि 10% से पॉपुलेशन ग्रो करी है। ठीक है, 10% से पॉपुलेशन ग्रो करी है। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ परसेंटेज ग्रोथ जो हुआ है वो 10% से हुआ है, लेकिन अब लोगों को थोड़ी बुद्धि आई तो 2021 आते आते क्या होता है कि पॉपुलेशन जो ग्रो करती है तो पॉपुलेशन 11 लाख से कितनी हो जाती है, 11 लाख से 11 लाख 50,000 हो जाती है, 11 लाख 50,000 हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर्स में हमेशा प्लस ही रहेगी, नंबर्स में हमेशा बढ़ेगी ना, चाहे दो लोग भी बढ़े। अगर मान लो 11 लाख दो ही लोग बढ़ते हैं 10 साल में, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है कि नंबर हमेशा बढ़ता ही दिखेगा। नो डाउट परसेंटेज डिक्लाइन हो सकता है। तो एनुअल ग्रोथ रेट पहले 10% से था, अब यहां एनुअल ग्रोथ रेट 10% से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 11 लाख में 50,000 ऐड होना, 11 लाख में 50,000, मैं इतनी देर से दिमाग में वही कैलकुलेशन कर रहा हूं लेकिन मुझे परसेंटेज ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो 10% है तो 10% से तो कम ही रहा होगा, 5% या फिर अप्रॉक्स एवरेज जो भी लगाना है आप लगा लो। ठीक है, तो 10% से तो कम ही ग्रोथ रेट है ना, तो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो सकता है, एनुअल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो सकता है, बट एब्सोल्यूट नंबर पर जो रहेंगे पॉपुलेशन के वो हमेशा इंक्रीज ही होंगे। समझ में आया? तो वही पॉइंट यहां पे बताया गया है कि द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इट इज स्टडीड इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज पर एनम, और उसे एनुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है। एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन, तो जो 10% से बढ़ रही थी पॉपुलेशन अब वो 4% से बढ़ेगी, 3% से बढ़ेगी, 1% से बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर्स हमेशा ऐड होंगे, तो एनुअल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो सकता है लेकिन नंबर्स हमेशा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ग्रोथ रेट वो परसेंटेज वाला पार्ट जो वो पहले 10% से बढ़ रही थी, 12% से, अब 5% से बढ़ रही, तो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, पॉपुलेशन हमेशा एड ऑन, जो नंबर्स होंगे वो एड ऑन होंगे, बस वो स्पीड कम हो जाएगी। मतलब आप दौड़ रहे थे तो आप पहले 20 की स्पीड से दौड़ रहे थे, अब 10 की स्पीड से दौड़ रहे हो, लेकिन दौड़ तो अभी भी रहे हो ना, वो वाला केस है यहाँ पे। तो द एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर्स वुड ऑलवेज इंक्रीज। Example since 1981 growth rate declined but the absolute number increased। आ जाओ अब मैं आपको डेटा के साथ बताता हूं क्या हो रहा है। तो 1981 जो है, ठीक है, 1951 के पहले चलो, तो 1951 में क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 361 मिलियन पॉपुलेशन थी, 361 मिलियन। अब क्या हो रहा है, ये 361 मिलियन पॉपुलेशन जो थी, तो ये 361 मिलियन पॉपुलेशन थी, अब 61 में आ गए तो कितनी होगी, 439, तो 439 हो गई। अब अगर आप देखोगे तो 439% पॉपुलेशन, 439.2 मिलियन पॉपुलेशन हो गई, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डिकेड इन मिलियन। तो अगर मिलियन में बात की जाए तो 78 मिलियन प्लस हो गए, 61 में 78 मिलियन और प्लस कर दोगे तो 78 मिलियन प्लस कर दोगे तो 439.2 आ जाएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर बड़ा है। और परसेंटेज की बात करें तो पहले 1.25% से पॉपुलेशन बढ़ी थी, इधर 42 मिलियन ही ऐड हुए थे पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल मतलब 1941 से 51 में 42 मिलियन ऐड हुआ था, तो 361 मिलियन बन गया था। ठीक है, अगले 10 साल में क्या है, 439.2 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब 78.15 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी, तो परसेंटेज 1.96 हुआ। 71 में क्या है, 71 में पॉपुलेशन जो है तो और 108.92 पॉपुलेशन 92 मिलियन पॉपुलेशन ऐड हो गई, तो वो 548.2 मिलियन टोटल पॉपुलेशन हो गई, जो तो नंबर से इतना बड़ा और परसेंटेज से कितना बड़ा, 2.20% की स्पीड से बढ़ गई अब 10 साल में। फिर क्या होता है, 81 आता है, 1981 में नंबर और बढ़ जाता है, कितना, 548 थे पहले, 548.2 मिलियन, अब कितने हो गए, 683.3 मिलियन पॉपुलेशन हो गई है। तो एब्सोल्यूट नंबर बड़ा है, एब्सोल्यूट नंबर बड़ा, परसेंटेज भी 2.20 से ग्रो कर रहे थे तो अब 2.22% से ग्रो करने लगे। फिर आता है 1991, तो 1991 में और नंबर बढ़ गया आपका, कितना, पहले 683.3 मिलियन पॉपुलेशन थी, अब 846.4 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो अगर जैसे आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है, आपको पहले 135 मिलियन पॉपुलेशन ऐड हुआ था 10 साल में, अब 10 साल में कितना हो गया, 163.9
मिलियन पॉपुलेशन ऐड हो गया। तो नंबर बड़ा है लेकिन परसेंटेज जो है, ठीक है, जो परसेंटेज है वो परसेंटेज जो है पहले 2.22% की ग्रोथ रेट थी, अब 2.16। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो पॉइंट है क्या कि एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन, आई होप समझ में आ गया। बहुत समय दिया मैंने इस पार्ट को समझाने में। तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2001 में देखोगे तो नंबर्स हमारे पॉपुलेशन के और बढ़ गए, ठीक है। एनुअल एडिशन जो हुआ तो इस बार एनुअल एडिशन कितना हुआ, 182.32 मिलियन पॉपुलेशन और ऐड हुई है। लेकिन परसेंटेज वाइज देखोगे तो परसेंटेज एनुअल ग्रोथ रेट की जो बात की जा रही है वो एनुअल ग्रोथ रेट जो है 1.97% से डिक्लाइन हो गई। समझ में आया? तो एनुअल ग्रोथ रेट में डिक्लाइन बट द एब्सोल्यूट नंबर विल ऑलवेज इंक्रीज। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्या स्थिति है, क्या कहानी है ये, ठीक है। ये हो गया। जैसे अगर आप यहां भी देखोगे आप क्या, तो इंडिया पॉपुलेशन इन 1991 टू 2011 अगर देखोगे 1901 में 238 मिलियन पॉपुलेशन थी बस। तो ये पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ती आई और बढ़ने के बाद में क्या है, तो पॉपुलेशन बढ़ी है लेकिन ग्रोथ रेट जो है ना, ग्रोथ रेट, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि 10 साल में क्या है, 10 साल में पॉपुलेशन जो है तो पहले 10 साल का ही बताया गया ना, नहीं, हाँ 10 साल का ही बताया गया है, 1951 से 61, 61 से 71। तो पहले पॉपुलेशन जो डिकेडल ग्रोथ रेट जो, ये एनुअल ग्रोथ रेट बता रहे हैं, एनुअल मतलब हर साल 1% 2% से बढ़ रही है। और यहाँ जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ डिकेडल मतलब 10 साल में पहले 21% पॉपुलेशन बढ़ी, फिर 24, फिर 24.66, फिर पॉपुलेशन 10 साल में कम भी हुई है कि 10 साल में अब बस 17% ही हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब क्या है, आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ सर अच्छी बात है कि पॉपुलेशन अब कम स्पीड से ग्रो कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। 1 मिलियन का 10% कितना होगा, 0.1 मिलियन, और 1 बिलियन का 10% कितना होगा, 1 बिलियन का 0.1 बिलियन 10% होगा। लेकिन 0.1 बिलियन बहुत होता है व्हेन कंपेयर्ड विद 0.1 मिलियन। समझ पा रहे हो? मतलब 10 रुपए का 1% 1 रुपया है, 100 रुपए का 10% 10 रुपया है। तो दोनों ही केस में बढ़ 10% ही रहा है, लेकिन किस चीज का 10% वो बहुत कुछ इंफ्लुएंस करता है। तो ये अभी एक चीज अच्छी खबर ये है कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वो जो ग्रोथ रेट जो परसेंटेज है वो बड़े नंबर का है, तो वो बड़े नंबर का परसेंटेज बड़ा ही ऐड होता है। तो उस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और कम होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स तो हमेशा बढ़ेंगे ही चाहे एनुअल ग्रोथ रेट डिक्लाइन होने लगे। समझ गए? सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी अबाउट क्या, दिस इज द स्टोरी अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ में आया? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, तो अब मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर्स में और परसेंटेज दोनों टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। अब अगर हम इस चीज पे बात करें, किस चीज पे, कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ जो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा चेंज और ग्रोथ को सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक डिफरेंस बता दे रहा हूं कि ग्रोथ मतलब क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बढ़ना, और चेंज मतलब जो है, तो चेंज मतलब ये भी हो सकता है कि बढ़ नहीं रही है, बस यहां से यहां शिफ्ट हो गई है। समझ में आ रहा है? तो द 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आर बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन क्या है, तो यहां पर अगर हम समझे तो द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, ट्विस्टेड वाला हो गया। क्या अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, नेचुरली पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, तो पॉपुलेशन नेचुरली ऐसे इंक्रीज होती है कि डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। मतलब 100 लोग अगर पैदा हुए, ठीक है, पहले से पॉपुलेशन मान लो 500 की थी, 500 लोग पहले से ले रहे थे, 100 लोग इस साल में और पैदा हो गए, लेकिन इस 500 में से क्या हो गया, इस 500 में से 50 लोगों की डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बर्थ रेट आपका ये था, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दिया आपने, तो आपको क्या मिल गया, एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा कि 50 लोग और ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 500 की पॉपुलेशन में 50 और ऐड हो गए, तो आपको कितना हो गया, 550 हो गया। समझे? तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट गिव्स यू द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट चेंज इन द पॉपुलेशन। गॉट इट? तो ये प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो बर्थ रेट क्या है, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ठीक है, लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। डेथ रेट क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर मतलब क्या है कि 1000 लोगों के एक सैंपल साइज में से कितने लोगों की डेथ हो रही है, 1000 लोगों के सैंपल साइज में कितने लोग पैदा हो रहे हैं। लाइव बर्थ मतलब क्या कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, नहीं, लाइव बर्थ मतलब कि जो बच्चे जिंदा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जिंदा पैदा हो रहे हैं, तो मतलब पैदा होने के बाद जिंदा है उस टाइप से। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट में मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट जो है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो रहेगा तो आपको क्या बता देगा, वो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बताएगा कि नेचुरली पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है। अगर मान लो कि ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है व्हेन कंपेयर्ड विद द पीपल हु आर टेकिंग बर्थ, तब क्या बोलोगे,
तब जो नेचुरल इंक्रीज है वो नेगेटिव में चले गए कि इस बार पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, इस बार पॉपुलेशन घट गई है। क्यों? क्योंकि मान लो 200 लोगों की डेथ हुई और 100 लोग पैदा हुए, तो जो पहले का पॉपुलेशन साइज था उसमें से 100 लोग और कम हो गए ना, बजाय उसके कि 100 लोग पैदा हुए। लेकिन ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस में आई गेस हिस्ट्री में कहीं एक आध इंसिडेंस ही हुआ होगा, लेकिन हमेशा बर्थ रेट जो है क्योंकि ज्यादा रहे व्हेन कंपेयर्ड विद द डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स, थ्री मेन प्रोसेसेस ऑफ द चेंज ऑफ पॉपुलेशन? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये तीन मेन प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है वो बता दिया मैंने। तीसरा जो है वो है माइग्रेशन, तीसरा जो है माइग्रेशन है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, ठीक है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, मतलब क्या है कि माइग्रेशन यानी इधर चला मैं उधर चला, उस टाइप की जो कहानी रहती है ना कि लोग एक जगह से क्या करते हैं दूसरे का मूव करते हैं। कारण मल्टीपल हो सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे पुश फैक्टर पुल फैक्टर, इस तरह से कारण मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो लोगों का मूवमेंट है उसे माइग्रेशन कहते हैं। लोगों का मूवमेंट जो होता है उसे माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन दो तरह का होता है, इंटरनल और इंटरनेशनल। अब सवाल यहां पे बनते हैं ऐसे, ठीक है, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस, इंटरनल और इंटरनेशनल। एग्जांपल जब बताऊं मैं, स्वदेश देखिए मूवी, ठीक है, और गुरुभाई देखिए। तो यहां पे क्या होता है, जब आप देश के अंदर ही एक गांव से शहर की तरफ जाते हो तो आप वो इंटरनली माइग्रेट कर रहे हो। और इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब क्या है, जब आप एक देश से दूसरे देश में चले गए, दोनों के इंपैक्ट होते हैं। इंटरनल माइग्रेशन से कंट्री की पॉपुलेशन मतलब क्या कह सकते हो, पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होता है कि पहले लोग यहां ज्यादा थे अब इधर चले गए। इंटरनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन के नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन से जरूरी होता है कि ज्यादा लोग माइग्रेट करके चले जाएंगे तो पॉपुलेशन का नंबर कम हो जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो पॉपुलेशन का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल और मतलब इंटरनेशनल और इंटरनल दो तरह के माइग्रेशन होते हैं। आई होप यू गॉट इट, ठीक है, दो तरह के माइग्रेशन होते हैं। तो अब जैसे अगर आप देखोगे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द पीपल, ठीक है। तो जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है देखो। तो इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इंटरनल माइग्रेशन है देश के अंदर घूम लो, उत्तर प्रदेश से चले जाओ तमिलनाडु, तमिलनाडु से कश्मीर, कश्मीर से चले जाओ आसाम, आसाम से चले जाओ अरुणाचल प्रदेश, घूमते रहो, अंदर ही अंदर घूमते रहोगे तो पॉपुलेशन की साइज पे कोई चेंज नहीं आ रहा ना, पॉपुलेशन साइज सेम रहने वाली है, पॉपुलेशन साइज सेम रहेगी, बस कंपोजिशन जो है कि हाँ मध्य प्रदेश से पॉपुलेशन जा गई उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की डेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश से निकल के कहां चले गए वो मिजोरम चले गए तो मिजोरम की डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया ना? तो इंटरनल माइग्रेशन से कुछ साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का उस पर फर्क पड़ जाएगा। मैंने बताया कि अब डेंसिटी चेंज होने लग जाएगी। और अगर ये इंटरनल हो गया और इंटरनेशनल जो है तो इसका अपोजिट, इंटरनेशनल माइग्रेशन से क्या होगा कि फॉर श्योर साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। लोग देश छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, लोग देश में आ रहे हैं इंटरनेशनली माइग्रेट करके तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज रहती है। अब माइग्रेशन इज मोस्टली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश एंड पुल फैक्टर। और ये जो माइग्रेशन होता है, जो लोग मूव करते हैं इंटरनली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लोग जो मूवमेंट करते हैं माइग्रेशन वो मोस्टली रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं। क्यों गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं? देखो मैंने आपको बताया कि हर इंसान रहना कहां पसंद करता है, कहां प्रेफर करता है, जहां रिसोर्सेस सफिशिएंट हो, रिसोर्सेस पर्याप्त हो उसके पास। तो उसके चलते आप क्या देखते हो, उसके चलते लोग जो है तो गांव फॉर एग्जांपल क्या है, गांव फॉर एग्जांपल जैसे देखें गांव में हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो मतलब बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसके चलते लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं। तो माइग्रेशन नॉर्मली किधर से किधर होता है, रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अब दो फैक्टर होते हैं रूरल एरिया से गांव छोड़ के जाने के पीछे का, एक तो ये है कि कुछ चीजें अट्रैक्ट कर रही है आपको कि यार वहां हेल्थ फैसिलिटीज है, वहां एजुकेशन है, ये सारी चीजें, तो कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही है, इस कारण से आप उधर वैसे मूव कर जा रहे हो, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रही मतलब आपको क्या कर रही है, अपने तरफ खींच रही है, इट इज पुलिंग यू टुवर्ड्स योरसेल्फ, पुलिंग यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, मतलब वो आपको उसकी तरफ खींच रही है। जैसे अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, ये सारी चीजें, तो गांव से लोग क्या है अट्रैक्ट होकर चले गए, तो वो पुल फैक्टर हो गए। वहीं पे कुछ पुश फैक्टर होते हैं कि आप गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो। क्यों? क्योंकि गांव में गरीबी है, गांव में वैसे गरीबी नहीं होती, गांव में इंसान जो रहता है तो भूखा नहीं सोता है, ठीक है, लेकिन गांव में क्या है, मान लो जैसे गांव में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आपके पास में जॉब ही नहीं है। अब आपके पास जॉब ही नहीं है तो आपने सोचा मैं बैठे बैठे अपना जीवन कैसे यापन करूंगा, तो आपको फिर क्या है, दी अनएम्प्लॉयमेंट इज पुशिंग आउट ऑफ दैट एरिया। तो इस कारण से दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुश फैक्टर है विच आर पुशिंग यू टू लीव दैट प्लेस। और पुल फैक्टर क्या होता है कि जो आपको वहां पे फैक्टर्स अट्रैक्ट करे कि इधर आ जाओ। जैसे क्या हो रहा है कि कोई इंसान गांव छोड़ के इसलिए जाता है क्योंकि उसे दिख रहा है कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है,
शहर में जाऊंगा, बेटर लिविंग कंडीशन है, अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा मुझे, ठीक। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर समझ में आए। तो व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, व्हाई द माइग्रेशन इज मोस्टली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। तो उस तरह से व्हाट आर दी टू फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस दी माइग्रेशन, पुल फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर क्या है। किसी भी तरह से सवाल बने तो सवाल का जवाब बनना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल समझते चल रहे हैं, ठीक है। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दो चीजें होती है। अब माइग्रेशन जो है, तो माइग्रेशन का इंपैक्ट जो है पॉपुलेशन साइज एज वेल एज ऑन दी पॉपुलेशन कंपोजिशन इन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने नॉर्मली क्या बताया आपको, नॉर्मली लोग जो है वो कहां से कहां माइग्रेट करते हैं, नॉर्मली लोग जो होते हैं तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती है और वो अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में कम होती है। अब अगर हम इंपैक्ट की ओर बात करें तो इंपैक्ट ऑन पॉपुलेशन साइज एज वेल एज ऑन द पॉपुलेशन कंपोजिशन इन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011। आज हम 2022 में जी रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो अब तक ये होगा कि लगभग 40% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रह रही होगी। लेकिन यही चीज एक समय पे क्या थी, 1951 जब देश आजाद था, उस आजाद हुआ था, उस टाइम पीरियड में जैसे देखोगे तो जब देश आजाद हुआ था उस समय पे मात्र 17.29% ऑफ द कंट्री लिव्ड इन सिटीज। उस समय सिटीज में पॉपुलेशन कम थी, लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि सिटीज में अपॉर्चुनिटीज पुल फैक्टर बढ़ते चले गए और रूरल एरियाज में पुश फैक्टर बढ़ते चले गए। इसके चलते लोग रूरल एरिया से निकल निकल के कहां आ गए, अर्बन एरियाज की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये इंपैक्ट हो रहा है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन दी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन दोनों चेंज हो रहा है। तो उन एरियाज का साइज बदल रहा है, कंट्री का तो ओवरऑल नहीं बदल रहा है इंटरनल माइग्रेशन से, लेकिन कंट्री का ओवरऑल कंपोजिशन बदल रहा है और उन एरियाज का स्पेसिफिकली साइज बदल रहा है। समझ में आया? देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज। मिलियन प्लस सिटीज मतलब क्या है कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली सिटीज बढ़ गई है, ठीक है। 35 सिटीज थी, 35 से आज 53 हो गई है इन जस्ट 1 डिकेड। मतलब 2001 से 2011 के बीच में क्या होता है कि 35 ऐसी सिटी, मतलब पहले 35 सिटी थी 2011 में जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन थी, आज वैसी 53 सिटीज है। और आज मतलब मैं 2022 बोल रहा हूं तो ये डेटा और बढ़ गया होगा, ठीक है, डेटा और बढ़ गया होगा। तो मिलियन प्लस सिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है, दी सिटीज विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख से ज्यादा जिसकी जनसंख्या है वो मिलियन प्लस सिटीज होती है। तो ये भी बड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो तीसरा पिलर मैं आपको बता रहा था, समझ में आया था क्या क्या पढ़ लिया हमने, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पॉपुलेशन का क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, साइज देखा इन नंबर्स इन डेंसिटी, समझ में आया। उसके बाद में हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज भी होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज जो होता है तो वो मल्टीपल फैक्टर जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़ ली। सिंपल है ना, चैप्टर बहुत इजी गोइंग है, वो सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पॉपुलेशन कैसी है। तो पॉपुलेशन कैसी है जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा लिटरेट है, हेल्थ कंडीशन क्या है, एज कंपोजिशन क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स पे आप थोड़ी नजर दौड़ानी पड़ेगी। तो जैसे हमारे सामने टॉपिक क्या है, एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। मतलब कि बुजुर्ग ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, किस एज ग्रुप में, 10 से 20 साल के एज ग्रुप में ज्यादा है, 20 से 30 साल के एज ग्रुप में ज्यादा है, किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, वो जब आप स्टडी करते हो तो आपको क्या पता चलता है, एज कंपोजिशन। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस भी है बहुत ज्यादा, बिकॉज अ पर्सन्स एज इन्फ्लुएंसेस व्हाट ही शी नीड्स, बायस, डज एंड हिज हर कैपेसिटी टू परफॉर्म। जब आपको एज कंपोजिशन क्लियरली पता रहेगा तो उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि इंसान की जरूरतें क्या है, ये इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जैसे आपको पता है कि आपकी कंट्री में बच्चे की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारी कंट्री में जब बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, उनकी इंडस्ट्रीज खूब चलेगी। आपको पता है कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन जो है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि ओल्ड एज पॉपुलेशन तो मेडिकल फैसिलिटीज उनके लिए ज्यादा लगेगी। तो आप क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो एज कंपोजिशन जो है वो जानना समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको ये समझ में आ सकता है कि आपकी देश की जो जनता जनार्दन है वो क्या काम कर सकती है, किस चीज के लिए बनी है, किस चीज के लिए नहीं बनी है, वो वाली बात है, ठीक है। इट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एज कंपोजिशन जो है तो एक डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है कि पॉपुलेशन का सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो पॉपुलेशन क्या जरूरतें हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो सारी चीजें। तो इन दिस सेंस एज कंपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ में आया?
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एज कंपोजिशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ इन अ कंट्री is referred as age composition. Why is it important to know the age composition? These are the points. समझ गए? अब आगे बढ़े अगर, तो the population of nation is generally grouped into three broad categories. तीन broad categories में आप population को क्या कर सकते हो, देश की जनसंख्या जो उसे ग्रुप कर सकते हो. तीन broad कह सकते हैं, तीन broad categories कौन कौन सी है, तो तीन broad categories ये दी गई है, चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एज्ड. ठीक है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे के बाद में क्या, वर्किंग एज, वर्किंग एज के बाद में एज्ड पॉपुलेशन. तो बच्चे, वर्किंग एज और एज्ड पॉपुलेशन, मतलब यहां पे आप जिस देखेंगे तो ये आ जाता है. व्हाट आर द थ्री ग्रुप्स व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर द एज कंपोजिशन. पॉपुलेशन ऑफ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. व्हेन वी टॉक अबाउट एज कंपोजिशन, व्हाट आर दोस थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. समझ में आ रहा है? सवाल किसी भी तरह से आए, आपको जवाब मिल रहा है. तो यहाँ पे थ्री ब्रॉड कैटेगरीज जो है, तो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में चिल्ड्रन जो है तो जनरली बिलो 15 ईयर्स, क्लास 9 आई गेस सब आप 15 साल से नीचे वाले हो. ठीक है, तो चिल्ड्रन बिलो दी 15 ईयर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड डिपेंडेंट ग्रुप. इकोनॉमिकली क्या है, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है. इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव मतलब ऐसा थोड़ा ना कि आप खूब पैसा वैसा कमा के ला रहे हो, कमाते हो तो बताओ मुझे. ठीक है, तो इकोनॉमिकली यू आर डिपेंडेंट. ठीक है, डिपेंडेंट ग्रुप की कैटेगरी में आते हो, आप आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, पापा 10 रुपए दो ना, उस टाइप से. ठीक, तो आप अभी क्या है, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो. समझ में आ गया? आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाओगे. अब दूसरा जो एज कंपोजिशन है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो सेक्शन है ये नेशन इन मेकिंग वाला सेक्शन है. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन देम. क्यों? क्योंकि कल को यही सेक्शन जो होगा देश आगे खींच के ले जाएगा. तो ये चिल्ड्रन वाला एक ग्रुप हो गया, एक कैटेगरी हो गई है. दूसरी कैटेगरी जो है वो है वर्किंग एज की. वर्किंग एज की कैटेगरी क्या कहती है, देखो वर्किंग एज की कैटेगरी मतलब 15 से 59, ये वो एज ग्रुप है जो काम करेगा. आप बोलोगे सर हम 15 साल के हो जाए बस फिर काम करने चले जाएं. जरूरी नहीं कि आप 15 के हो जाओगे तो आपको काम करने जाना है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे 15 के बाद में नॉर्मली ऐसा कंसीडर किया जाता है कि आप वर्किंग एज की कैटेगरी में आते हो. अगर आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो तो 25 तक पढ़ो लिखो, असेट बिल्डिंग वही नेशन इन मेकिंग वाला कैटेगरी में आओगे आप. ठीक है, तो वर्किंग एज में क्या जाएगा, 15 से 59 ईयर्स तक वर्किंग एज. इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, ये जो एज ग्रुप रहती है तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मतलब क्या है कि अब वो काम कर रहे हैं तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, कंट्री की जीडीपी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है. 15 साल मतलब 15 तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे अब क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे 21, 22, 25 साल में शादियां होना शुरू हो जाती है. तो वही क्या करता है, ये जो वर्किंग एज है, वर्किंग एज देश को भी आगे बढ़ाता है इकोनॉमिक के टर्म्स में और देश को आगे बढ़ाता है ऑफस्प्रिंग्स पैदा करके. तो इस तरह से ये जो एज ग्रुप है ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव की कैटेगरी में आएगा. इट मेक्स अप द वर्किंग पॉपुलेशन. वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इस एज ग्रुप से बनती है. ठीक है, इस कंपोनेंट से बनती है वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 59 तक की. उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो एज्ड पॉपुलेशन जो है, एज पॉपुलेशन क्या है, तो अबव 59 इयर्स एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. ये वाला पॉइंट समझ लो अच्छे से क्या है. तो ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद में या फिर 59 इयर्स के बाद में जो तीसरा ग्रुप आ रहा है अबव 59 इयर्स, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइम तक उन्हें क्या दे दिया जाता है, रिटायरमेंट दे दिया जाता है कि बैठो आराम करो, बढ़िया रिटायरमेंट हो गया आपका. समझ में आ गया? तो एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रिटायरमेंट के बाद में किसी ने बिजनेस चालू कर लिया, कोई दादाजी हैं उन्हें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो वो ऐसे क्या हो सकता है, एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं कि एक्सेप्शंस आर देयर एंड दे कैन वर्क. ठीक है, तो एक्सेप्शनली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की कैटेगरी आ जाती है ये. समझ में आया? अनप्रोडक्टिव नहीं है लेकिन वो करते नहीं है, रिटायरमेंट टाइप से काम ले लिया. नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट. अब रिक्रूटमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है कि आप उनको ऐसी भर्ती निकालो कि हमें क्या चाहिए, हमें वर्कफोर्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए कि हमें मैनेजर चाहिए, तो आप मैनेजर 60 साल का नहीं ढूंढोगे, आपको मैनेजर कितने साल में मिलेगा, तो वो इस एज ग्रुप के नीचे मिलेगा. समझ में आया? तो नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट, दिस इज द पॉइंट. चिल्ड्रन, वर्किंग एज, एज्ड, ये तीन ग्रुप्स मैंने आपको समझाया. ये तीन क्या है, पॉपुलेशन जो है नेशन की, दिस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू दीस थ्री ग्रुप्स. ठीक है, ये तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई की जा सकती है. जैसे अगर आप देखोगे तो द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीस ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स. अब क्या हो रहा है, कंट्री में जो तीन ग्रुप बताए, तो ये वाला ग्रुप बच्चे भी वर्किंग माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, और एज ग्रुप भी एक तरह से देखोगे तो वर्किंग एज के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. ठीक, तो इकोनॉमिकली दोनों ही अनप्रोडक्टिव हो गए. और ये वाला जो एज ग्रुप है, तो ये वाला एज ग्रुप मेन वर्कफोर्स है, मेन वर्कफोर्स के ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. समझ में आया? तो एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिटवीन दीज ग्रुप्स. तो क्या होना चाहिए कायदे से
कि वर्किंग ग्रुप और चिल्ड्रन और एज बराबर रहना चाहिए, ताकि किसी एक ग्रुप के ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो, ठीक है, ताकि किसी एक ग्रुप के ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो। समझ में आ गया ये? तो हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन वाली चीज पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो एज कंपोजिशन देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक में आपको दूसरी चीज जो पता चलती है सेक्स रेशियो, मतलब पूरी जनता जनार्दन में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उस तरह से आपको क्या है, उस तरह से आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन जो है तो उसमें कौन सा जेंडर कितना परसेंट रख रहा है। सेक्स रेशियो एक जैसा होना भी जरूरी है। क्यों? अगर सेक्स रेशियो एक जैसा नहीं होगा तो भी समस्या है। तो समस्या क्या है कि अगर मेल्स डोमिनेट कर गए फीमेल्स के ऊपर तो फिर अनइवननेस डेवलप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन विल गिव यू सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है कि 1000 मेल के प्रोपोर्शन में कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन गिव्स यू द सेक्स रेशियो। तो इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है ये भी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल इंडिकेटर है। कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि देखो इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, सेक्स रेशियो हैज ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल्स। अब यहां पे आप जैसे देखेंगे तो सेक्स रेशियो जो है अनफेवरेबल रहा है फीमेल्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि नंबर ऑफ मेल्स हमेशा ज्यादा रहे हैं। अगर आप ये सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल का एवरेज देखोगे सिंस 1951, हमेशा ही क्या रहा है 1946, 1941, 1930, 1934, 1929, 1933, 1943, तो वो क्या रहा है आपको लेसर साइड पे ही देखने को मिला है। एंड दिस शोज क्या कि मेल्स आर प्रेफर्ड ओवर फीमेल। अब कोई भी मेल या फीमेल है तो बच्चा जब पैदा होता है तो मेल और फीमेल के फॉर्म में ही पैदा होता है। समझ में आया? तो उस सेंस में क्या है कि लोगों की चाह जो रहती है तो वो क्या रहती है, मेल के टुवर्ड्स ज्यादा रहती है, मेल के टुवर्ड्स ज्यादा रहती है, और उसी के चलते क्या होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो सेक्स रेशियो हैज ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल्स। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच वेरिएशन? द रीजन इज वेरी सिंपल कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वहां पे मेल चाइल्ड ऑब्सेशन जो है ना, तो मेल चाइल्ड ऑब्सेशन यानी कि सबको लड़का चाहिए, पैदा शादी हुई है तो पहला बच्चा जो पैदा हो लड़का हो जाए तो गंगा नहाली, उस टाइप की आपने सुनी होगी दादी वगैरह जो है तो इस टाइप से कहती है, ठीक है। तो जो मेल चाइल्ड ऑब्सेशन है उसके चलते फीमेल को सफर करना पड़ता है। ये आपको सेक्स रेशियो का एक जो बोल सकते हैं ना एक अदर साइड जो है वो समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से सेक्स रेशियो क्या है वो सारे पॉइंट। अब अगर कंट्री में देखा जाए तो कंट्री में ओवरऑल क्या है, फीमेल जो है, फीमेल का जो कंपोजिशन है दैट इज ऑन द अनफेवरेबल साइड। लेकिन कंट्री का कुछ पार्ट जैसे अगर आप देखोगे तो जहां पे फीमेल जो है सशक्त पोजीशन पे भी देखने को मिलती है। तो केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल्स का जो सेक्स रेशियो वो मेल से ज्यादा है, विच इज अ गुड इंडिकेटर। पुडुचेरी हैज 1038, कहीं 1038 है तो कहीं क्या 1084 देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण भी समझो, क्योंकि ये वो एरियाज है केरला पुडुचेरी जहां पे लिटरेसी लेवल वगैरह ज्यादा है, ठीक है, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, तो लोग इस तरह से मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर एवरी 1000 मेल्स। वाइल दिल्ली हैज ओनली 866, दिल्ली में 866 फीमेल्स पर 1000 मेल है। वहीं पे आप जिस देखोगे हरियाणा हैज जस्ट 877। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और इसी के कारण आप क्या देखोगे तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लड़के घूमते देखने को मिल जाएंगे जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे। कारण ये है कि फीमेल्स ही कम है ना, तो कुछ लोग तो बेचारे रह जाएंगे, शादी ब्याह नहीं हो पाएगा उनका। मतलब कंसर्न यहाँ पे शादी ब्याह नहीं है, कंसर्न ये कि वाई फीमेल आर सफरिंग दी अनफेवरेबल सिचुएशंस, ठीक है। तो सेक्स रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट विंडो है टू लुक इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स और द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन की स्थिति क्या है। समझ में आया? तो एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो। अगली चीज लिटरेसी रेट्स। लिटरेसी रेट्स से आपको क्या समझ में आता है? लिटरेसी रेट्स की अगर बात करें तो हु इज लिटरेट, एक लिटरेट मतलब एक लिटरेट इंसान किसे कहा जाएगा, हु इज लिटरेट? तो a person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as a literate, ठीक है। तो एक इंसान जो 7 साल का है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, पढ़ और लिख सकता है किसी भी एक भाषा में, ठीक है, उसे लिटरेट कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पे आप सब लोग क्या हो, आप सभी लोग लिटरेट कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना और समझना जानते हो एक किसी भी भाषा में, वो हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकती है। आप एक भाषा तो कम से कम जिसमें अपना कह सकते हो लिखना पढ़ना जानते हो, तो आप लिटरेट हो। लिटरेट और एजुकेटेड में डिफरेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना है। एजुकेटेड क्या होता है पता है? जब एक इंसान क्या करता है, अपना एक फॉर्मल वे में पूरी डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो वो एजुकेटेड कहलाता है। और लिटरेट मतलब बस पढ़ना लिखना जानता है, 7 साल 7 और 7 अबव के एज ग्रुप में। 7 से कम में हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि 7 हो सकता है 7 साल तक वो बच्चा
सुनना समझना सीख गया, लिखना ना सीखा, स्कूल में लेट सीखे, ठीक है, तो वो चीज रहती। तो हु इज अ लिटरेट? अ पर्सन एज्ड 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as a literate, ठीक है, समझ में आया? लिटरेसी रेट। तो an informed and educated citizen can make intelligent choices and undertake research and developmental projects। अब लोगों का लिटरेट होना क्यों जरूरी है? एक सवाल यहां ये आता है। तो लोगों का लिटरेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड सिटीजन जो रहेगा ना, वो क्या कर सकता है, वो कुछ इंटेलिजेंट चॉइसेस ले, मतलब जैसे उससे वो कोई निर्णय लेने को कहा गया, तो एक पढ़ा लिखा लिटरेट एजुकेटेड पर्सन जो रहेगा, लिटरेट के जगह एजुकेटेड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक डिसीजन इन अ बेटर वे। अब जब वो बेहतर डिसीजन ले पाएगा तो उससे क्या होगा, कंट्री जो है, तो कंट्री क्या होगा, बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में उसका बेहतर कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इस कारण से लिटरेसी रेट ऑल्सो गिव्स यू दी एग्जैक्ट पिक्चर अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन है तो किस एज ग्रुप में है, सेक्स रेशियो कैसा है, वो लिटरेट कितने हैं कितने नहीं है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट वाला पार्ट आ गया। लो लेवल ऑफ लिटरेसी इज अ सीरियस ऑब्स्टिकल फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। अब अगर लिटरेसी लेवल लो है तो फिर आपको क्या है, गवर्नमेंट को कोई भी प्रोग्राम पॉलिसी लोगों तक पहुंचाने में, लोगों का कंट्रीब्यूशन लेने में, हर चीज में बड़ी दिक्कत जाती है। अगर पढ़ी लिखी लिटरेट पॉपुलेशन है थोड़ी सी, तो गवर्नमेंट को भी अपने काम करने में, गवर्नमेंट को कॉपरेशन लेने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इज 73%, ठीक है। तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो सेंसस के हिसाब से 73% लिटरेसी रेट है हमारे देश का। तो 100% पॉपुलेशन में से 73% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011 इज लिटरेट। दिस इज अ गुड नंबर, दिस इज अ गुड नंबर। अगर आगे बढ़े तो 80.9% फॉर फीमेल्स एंड 64.6% फॉर फीमेल्स, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स, 80% फॉर मेल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये 73% तो टोटल कंट्री की 100% पॉपुलेशन में से 73% एजुकेटेड है। अब ये 73% की अगर हम बात करें ना, तो इस 73% में, इस 73% मतलब 100 हो गया, मतलब 73% को होल मान के चलोगे तो इस पूरे होल में आपको क्या देखने को चल रहा है कि जो मेल्स हैं कंट्री के, मेल की अगर बात करें तो सिर्फ कंट्री के मेल्स जो हैं तो वो 80% मेल एजुकेटेड लिटरेट है, और फीमेल जो है तो 64.6% फीमेल लिटरेट है। आगे समझ में? तो ये एक चीज हो गई कि लिटरेसी रेट जो है मेल और फीमेल में भी वेरी करता है, एंड दिस अगेन शोज द फीमेल अनफेवरेबल कंडीशंस व्हिच प्रिवेल इन द नेशन फॉर फीमेल्स के साथ जो एक तरह का कह सकते हैं ना भेदभाव, जैसे सेक्स रेशियो में आपको देखने को मिलता है, सिमिलरली लिटरेसी रेट में भी आपको वो भेदभाव कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने को मिलेगा, समझे? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अगली चीज क्या है, अगली चीज है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन समझ रहे हैं, तो हमने देख लिया क्या 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 किस एज ग्रुप में आ रहे हैं वो, क्या सेक्स रेशियो है, लिटरेसी लेवल क्या है। उसी के साथ साथ एक और अगली चीज जो है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है आपको? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि जनता जनार्दन जो है आपके देश की, वो काम कहां कर रही है। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? काम कहां कर रही है मतलब कि सर किस कंपनी में काम कर रही है, नहीं कंपनी नहीं, मतलब किस सेक्टर में। याद करो फिर से, इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पे देखा था ब्रॉडली 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी get to know that whether the people are working more in primary sector, secondary sector or tertiary sector, which sector have more people employed। समझ में आया? वो चीज रहती। तो मीनिंग में वो ये कि the distribution of population according to the different types of occupation is referred to as occupational structure। It explains where and how much population of the country is engaged in which occupation। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट एक्सप्लेन्स वेयर एंड हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज एंगेज इन विच ऑक्यूपेशन। समझ में आया? ये वो चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड, ऑक्यूपेशंस को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया? 3 तरह के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है तो उसमें ऑक्यूपेशंस प्राइमरी होते हैं, तो प्राइमरी इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, इंक्वायरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया। ये प्राइमरी में आपने सारी चीज देख ली कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, इंक्वायरिंग, ये सब प्राइमरी का पार्ट हो गया। सेकेंडरी में क्या जाएगा? तो इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब कुछ सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी में क्या जाएगा? दिस इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो ये
टर्शरी में आ गया। समझ में आया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब प्राइमरी नेचर से जुड़ा हुआ, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से, और टर्शरी जो दोनों को सपोर्ट करता है। तो तीन तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो उस हिसाब से क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी कंट्री में भी जैसे अगर आप देखोगे, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में अधिकतर लोग आपको क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम करते देखने को मिलेंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज होगी तो वहां पे सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में ज्यादा काम करते देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा? तो देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सर्विसेज वगैरह की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में अभी वो इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट के, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब कि कौन किधर काम कर रहे हैं, तीन तरह के ऑक्यूपेशंस हो गए। अब ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर जो है, तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलप, अरे दोनों में डेवलप्ड हो गया क्या, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज आएगा यहां पे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही कंटेक्स्ट में, जैसे अगर आप देखोगे, दोनों ही कंटेक्स्ट में अलग अलग रहता है। तो द हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज में हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इज एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। अब सवाल वही आया, वाई, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में अधिकतर लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इसलिए काम करेंगे क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर गई होगी, और डेवलपिंग कंट्रीज में लोग प्राइमरी सेक्टर में इसलिए काम करेंगे क्योंकि यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में इसलिए काम करेंगे क्योंकि यहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अभी बेसिक लेवल पे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो वाली चीज रहती है। समझ गए? तो ये कहानी रहती है। तो सिचुएशन जो है, सिचुएशन अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में देखो डेटा क्या बता रहा है, 64% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन दिस सेक्टर, प्राइमरी में। तो डेवलपिंग कंट्री है, समझ में आ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स ज्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर में 13% और टर्शरी सेक्टर में 20% पॉपुलेशन एंगेज्ड है। तो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये हो गया, सिंपल सा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? वेयर आर द पीपल, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन इंडियन इकोनॉमी? तो उस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रहेगी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अ शिफ्ट इन द फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इज ऑब्जर्व। जैसे अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में अप टू 80% पीपल वर्क एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कल को हम भी डेवलप्ड होंगे, ऐसे थोड़ी ना है। तो जब हम डेवलप्ड हो जाएंगे कल को, जब कल को हम भी डेवलप्ड होंगे, तो हमारे यहां भी आपको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शिफ्ट भी होगा, हमारे देश में भी होगा। क्लियर हुआ? अब एक और इंडिकेटर जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, वो एक और इंडिकेटर क्या है? वो एक और इंडिकेटर है आपका हेल्थ, ठीक है। तो एक और इंडिकेटर जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है वो है हेल्थ। तो हेल्थ अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हाउ हेल्थ अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि हेल्दी पॉपुलेशन है तो आप ये तय है कि हेल्दी पॉपुलेशन तो क्या करेगी, कंट्री को तेजी से ग्रो करवाएगी। अगर लोग ही बीमार बैठे हुए तो काम पे कब जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो देश कैसे ग्रो होगा, है ना। तो उस सेंस में क्या है, हेल्थ अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हाउ? तो हेल्दी पॉपुलेशन विल कंट्रीब्यूट मोर इन द डेवलपमेंट। जितनी हेल्दी पॉपुलेशन तो मोर दे विल कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जब ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि कंट्री ज्यादा ग्रो करेगी। कंट्री ज्यादा ग्रो करेगी कब? जब पॉपुलेशन हेल्दी होगी। समझ पा रहे हो? तो अदर वे अराउंड दोनों चीजें वही गोल गोल घूम के कि हेल्दी पॉपुलेशन मोर डेवलपमेंट मतलब, और जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा आप उतना लोगों की हेल्थ पे और ज्यादा फोकस कर पाओगे। तो ये पॉइंट होता है, समझे। तो हेल्दी पॉपुलेशन विल कंट्रीब्यूट मोर इन द डेवलपमेंट। तो देयरफॉर अब जब हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब जब हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, फोकस किया है। कैसे? तो आपको देखने को मिलेगा कंट्री के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं। डिक्लाइन इन द डेथ रेट 25 पर 1000 इन 1951 टू 7.2 पर 1000 इन 2011। डेथ रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल डाइंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 सैंपल साइज, ठीक है। तो 1000 लोगों का एक सैंपल साइज ले लिया, उस 1000 लोगों के एक सैंपल साइज में से कितने लोग जो हैं उनकी डेथ होती है। अब बोलो कि सर 1000 लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो रैंडम आपने 1000 लोग लिए जिनका ऊपर जाने का कोई वो नहीं लग रहा था आपको कि इनकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन उन रैंडम 1000 लोगों में से अगर मान लो क्या हो रहा है 7 जैसे उन रैंडम 1000 लोगों में से आपको यहां दिख रहा है कि पहले ऐसा था कि 25 लोगों की डेथ हो जाती थी, ठीक है, 1000 लोगों के सैंपल साइज में से, तो वो डेथ हो जाती थी बीमारी के कारण, किसी भी कारण से। 1951 में सिचुएशन थी, लेकिन आज क्या है 7.2 इन 1000। तो 7.2 सर 0.2 में इंसान कैसे मरता है? तो वो मैथ्स है, बाकी ऐसे समझ लो कि ये जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है इन 2011। और जो डेथ रेट डिक्लाइन हुआ तो ये क्या दर्शाता पता है
ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर या फिर हेल्थ सर्विसेज जो है हमारी वो इंप्रूव हुई है, बेहतर हुई है, सुधरी है। फाइन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 36.7 इयर्स इन 1951 टू 67.9 इयर्स इन 2011। ठीक है, ये भी चीज समझो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब द एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव, कि वो कितने साल जिएगा। तो पहले क्या था, देखो पहले लोगों की डेथ भी इसलिए ज्यादा होती थी क्योंकि पहले हमारा हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी। जब उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी तो हम लोगों को बचा नहीं पाते थे। ठीक है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई तो हम लोगों को बचाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई तो हमने लोगों को बचाना शुरू कर दिया। वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अगर हम समझे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अगर हम समझे तो वो भी क्या है, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 36.7 मतलब क्या है कि पहले अमूमन एक इंसान एवरेज 36 साल जीता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पहले बचपन में ही डेथ हो जाती थी। लेकिन अब क्या हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह इंप्रूव हो गई, तो इस कारण से क्या देखते हो आप कि 67.9 इयर्स तक एक इंसान जिंदा रहता है एवरेज, ऑन एन एवरेज। इससे ज्यादा भी जीते लोग, इससे कम में भी डेथ हो जाती है, लेकिन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 इयर्स हमारी कंट्री में क्या कर लिया है, एक्सपेक्ट करके चला जा रहा है। फिर क्या है, इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिसेस in diagnosis and treatment of ailments is reason for all this betterment in the health condition. So what are the reasons due to which the health of the population या फिर health indicators are showing positive result? तो ये health indicators positive result इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, मॉडर्न मेडिसिन वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह का इस्तेमाल किया जाना बीमारी को ट्रीट करने में, उससे हम क्या कर पा रहे हैं, लोगों को बेटर सर्व कर पा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर हेल्थ। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, क्या है, जैसे आपने देखा कि हमारा एनुअल ग्रोथ रेट जो है, अभी बताया था ना, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एडिंग पर एनम, तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। मतलब अब क्या लोग उतनी तेजी से पॉपुलेशन को ग्रो नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, और ग्रो नहीं करवा, उसके साथ साथ हमने डेथ रेट भी कम कर दिया है। डेथ रेट भी कम कर दिया, ये बात भी अच्छी है कि डेथ रेट भी कम हो गया, बर्थ रेट भी कम हो गया, तो पॉपुलेशन बढ़ भी कम रही है और खत्म भी कम हो रही है, वो चीज रही, तो लोग लंबा सस्टेन कर पा रहे हैं। उसके पीछे पूरा पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज को। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इसलिए ज्यादा थी, एनुअल ग्रोथ रेट इसलिए ज्यादा था क्योंकि पेरेंट्स पहले डाउटफुल रहते थे, एक बच्चा पैदा करेंगे क्या गारंटी जिंदा रह जाएगा। तो इसलिए आप पहले देखोगे, आप पूछना अपने दादा दादी से कितने भाई बहन रहते थे, तो दादा दादी बताते हम 8 भाई बहन थे, 7 भाई बहन थे, 4 भाई बहन थे। इतने ज्यादा बच्चे क्यों पैदा होते थे पता है, मतलब वो 4 तो वो सर्वाइविंग वाले हो जाएंगे, ऐसा होता बताते कि हम 8 भाई बहन थे जिनमें से 4 की डेथ हो गई, तो पहले बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी क्योंकि डेथ रेट ज्यादा था, हम मतलब क्या कह सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस, मेडिकल फैसिलिटीज, अब हमने हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करी तो हम लोगों को जाने नहीं देते, तो इस कारण से लोग अब बच्चे भी कम पैदा करते हैं। ठीक है, पहले बैकअप लेके चलते थे कि 5-6 पैदा करो तो 2-3 तो सर्वाइव कर ही जाएंगे उस टाइप से। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो अब चीजें सुधर गई है थोड़ी। ठीक है, इंप्रूवमेंट आपको पब्लिक हेल्थ में देखने को मिल रहा है। गॉट इट? तो ये कहानी रहती है, डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स there are some challenges in securing better health conditions such as, तो no doubt we have achieved very well on some indicators, जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, हमने डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दिया, डेथ रेट कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसके बावजूद भी हेल्थ सेक्टर में कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स there are some challenges in securing better health conditions such as per capita caloric consumption is much below the recommended level। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप लंबे समय तक जी रहे हैं, आपके यहाँ डेथ रेट कम हो गई है, बर्थ रेट कम हो गया, ये हेल्थ में आप जी रहे हो तो हेल्दी तरीके से जियो, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना। अब ये भी जब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, और वही मैटर ऑफ कंसर्न है क्या कि इतने अचीवमेंट्स हमने दूसरे इंडिकेटर्स पे तो अचीव कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पर कैपिटा कैलोरिक कंजम्पशन जो है ना, वो आज भी हमारे देश में कम है। तो दी पर कैपिटा कैलोरिक कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल, जो होना चाहिए एक इंसान को एवरेज लेवल पे जो कंज्यूम करना चाहिए, वो क्या है, वो दैट इज नॉट अप टू द मार्क। तो ये एक समस्या है। लार्ज पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे कुपोषण का शिकार बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ढंग से खाते पीते नहीं है, तो इस कारण कुपोषित रह जाते हैं, ढंग से खाते पीते नहीं है, कुपोषित रह जाते हैं। तो अब जब कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, तो वो भी क्या है कि पॉपुलेशन है, लंबा भी सर्वाइव करिए, लेकिन दे आर नॉट हेल्दी। अब जब कुपोषित है तो दे आर नॉट फिट टू सर्व इन एवरी सेक्टर, थक जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, लंबा बीमार पड़े रहेंगे आधे दिन, तो वो अपना बेस्ट वर्जन कैसे निकाल के ला पाएंगे, समझ रहे हो। तो लार्ज पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, दिस इज वन प्रॉब्लम।
safe drinking water and basic sanitation amenities are available to only 1/3 of rural population। ठीक है, 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो है उसी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक एमिनिटीज, प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह ये मिल पा रहा है, जिस कारण से उनकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है। लेकिन 2/3 जिन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर वगैरह ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही है, उनका क्या? तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो हम बात कर रहे हैं ना, कि डिस्पाइट हैविंग सम अचीवमेंट्स देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस आल्सो। तो चैलेंजेस जो है वो चैलेंजेस बताए गए हेल्थ सेक्टर में कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देयरफॉर एन एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी is the need of R to tackle these problems। और इसी के चलते कि पॉपुलेशन की हेल्थ का, पॉपुलेशन का इन जनरल ध्यान रखा जा सके, इसके लिए एक एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसी है? देखो, अब मैं एक बार सारी चीजें कनेक्ट करवा देता हूं, क्योंकि वी आर इन द लास्ट लैग ऑफ आवर प्रिपरेशन, या एडोलेसेंट पॉपुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो देयरफॉर लेट मी सम अप ऑल द थिंग्स। पॉपुलेशन चैप्टर हमने पढ़ा, पॉपुलेशन का नंबर्स और डेंसिटी के टर्म्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि पॉपुलेशन कहां है, कैसी है, ये वो सारी चीजें। अब वो पॉपुलेशन देखने के बाद में आपने देखा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, चेंज होती है, तो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन वाला एस्पेक्ट देखा, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, इंटरनल इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये सारी चीजें। अब लास्ट, अब आप पॉपुलेशन का होना, कहां होना, कैसे होना, बदलना, वो सब समझ चुके हो। अब जो तीसरी चीज आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? वो तीसरी चीज आप जो पढ़ने वाले हो पॉपुलेशन से जुड़ी, वो ये है कि पॉपुलेशन कैसी है। तो उसका आपने एज कंपोजिशन देखा, लिटरेसी रेट देखा, आपने देखा पॉपुलेशन वर्क ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कहां काम कर रही है, हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स देख लिए। अब जब ये देख लिया आपने कि पॉपुलेशन का हेल्थ, पॉपुलेशन का ओवरऑल वेलबींग बहुत ज्यादा जरूरी है, लिटरेसी रेट पे आपने बात कर ली, तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी बनाए हो? तो इज देयर एनी पॉलिसी? तो यस, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, और वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन है। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ये क्या है टॉपिक्स, ये समझो। पहले एडोलेसेंट पॉपुलेशन, मैं आपको ये टॉपिक पहले इसलिए थोड़ा सा टच दे रहा हूं इसको, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप जो पॉलिसीज बनाओगे, जो यहाँ पे बात की गई कि इज देयर एनी नेशनल पॉलिसी, ठीक है, तो इज देयर एनी सच पॉलिसी व्हिच कैन लुक आफ्टर द पॉपुलेशन इन जनरल, तो यस पॉलिसी है। और वो पॉलिसी जो है, तो वो पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी पूरी पॉपुलेशन को देख के, पूरी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई होगी। तो वो पॉलिसी जो पूरी पॉपुलेशन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाई गई, तो उसमें एडोलेसेंट पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन? आप, ठीक है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब क्या है? तो हु आर एडोलेसेंट्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर। 10 से 19 साल के बीच की जो जनता जनार्दन है, ठीक है, जो बच्चे हैं एक तरह से कह लें, तो वो एडोलेसेंट पॉपुलेशन में आएंगी। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना एडोलेसेंस वाला पार्ट, तो वही एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है? क्यों? क्योंकि ये मतलब ये ट्रांजिशन में है पॉपुलेशन। क्योंकि देखो 20 साल के बाद में फिर क्या है कि फिर एक चीज बताता हूं मैं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी उम्र एक बार क्या हो जाती है, 20 प्लस हो जाती है ना, तो 20 प्लस में फिर वो 20 प्लस 25 हो, 30 हो, 40 हो, वो सब एक जैसे लगने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो बचपन, और जैसे 10 है तो 10 में आपको बच्चे में कंसिडर किया जाता है, लेकिन बच्चे से जो बड़ा होने का टाइम पीरियड रहता है, वो 10 साल से 19-20 साल तक का जो टाइम पीरियड रहता है, ये बड़ा क्रूशियल रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बड़ा सिग्निफिकेंट रहता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन grouped in the age group of 10 to 19 years is very important. Adolescent population constitute 1/5 of the total population of India. Adolescent population जो होती है, तो total population of India जो उसका 1/5 constitute करती है। ठीक है, total population का 1/5 constitute करती है। Most important resource for the future इसे consider किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखोगे तो यही लोग जो है, यही population जो है, adolescent population जो है 10 से 19 साल की, क्योंकि कल को जब देश को, जैसे आज जो लोग 20-30 साल के सब बुजुर्ग होंगे, ये सब बुजुर्ग होंगे, कल नए लोग आएंगे, नई पोटेंशियल के साथ, नई स्किल्स के साथ, तो वो नए लोग जो है ना, तो दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर है, ठीक है, सिर्फ एडोलेसेंट पॉपुलेशन नहीं है। यू आर द रीजन व्हाई वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो आपका प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ हो गया, जैसे शारीरिक रूप से सदृढ़ रहे, मानसिक रूप से भी, ठीक है, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया जाए कि आप क्या रहे, आप क्रिएटिव रहे, आप सोचे, आप पढ़े लिखे, तो वो सारा एस्पेक्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलेसेंट इज हायर देन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और अडल्ट। और अब क्योंकि इस टाइम पीरियड में ग्रो कर रहे होते हैं, आप देखना अधिकतर हाइट वाइट, बॉडी शोल्डर्स का ब्रॉडन होना, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना, उसी के साथ साथ में आप जो आपकी बॉडी में सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वो सब इसी एज फ्रेम में हो रहा होता है, इसी एज फ्रेम में हो रहा होता है। इसीलिए क्या है कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन का जो क्या रहता है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन का जो वो रहता है क्या, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत ज्यादा
रहता है तो प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो प्रॉपर फोकस भी किया जाना चाहिए उस पर, ठीक है। तो पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ। अगर आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना फ्यूचर कैसे है, डेफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स क्यों ज्यादा होती है न्यूट्रिशनल फूड की, क्योंकि ग्रोइंग एज पीरियड में। और अगर अभी ध्यान नहीं दो, आप में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्या कि मुझे ये नहीं खाना है, कुरकुरे चिप्स और इस टाइप से, वो खैर छोटे बच्चों में ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी आप हेल्दी चीज जैसे हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, इन सारी चीजों से दूर भागते हो, तो वो चीज को समझो उसकी सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि आज आपका ग्रोथ का टाइम पीरियड है। आज अगर आपने अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया ना, तो ये तय है कि कल को आप अगर बहुत अच्छा भी खा लोगे तो ये जो डेफिशिएंसी इस ग्रोइंग एज ग्रुप में आपके अंदर रह गई ना, वो डेफिशिएंसी कल को पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस सेंस में पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ, देयरफॉर इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स इन इंडिया। मतलब यहां पे एक पार्ट ये भी है देखो कि पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंट ग्रोथ, ये तो एक चैलेंज है ही। और साथ ही साथ क्या है, इंडियन डाइट में जैसे अगर आप देखोगे, इंडियन डाइट में वैसे भी क्या होता है, घर में बोलते थे कुछ नहीं है चलो अचार रोटी लगा के खा लो, तो वो एक प्रॉपर डाइट पे उतना फोकस नहीं किया जाता है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंडियन डाइट में। अब इंडियन डाइट में आप जैसे देखोगे तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वेजिटेरियन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब जब वेजिटेरियन पॉपुलेशन है तो दे डू नॉट कंज्यूम कह सकते हैं मीट एंड ऑल, तो अब उसके चलते क्या है, वैसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, तो वो डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए किससे, दाल खाओ, ये सारी चीजें। लेकिन लोग उतना फोकस नहीं करते, बस अचार रोटी खा लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप जो देख रहे हो, जो आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है आपके ग्रोथ के लिए, वो आपको नहीं मिल पा रही है, नेसेसरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही है, एंड द पर्सन गेट्स डिप्राइव्ड, ठीक है, एंड द पर्सन गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यूज व्हिच ही और शी शुड हैव while in the growing age group। तो इस सेंस में adolescent population क्या है, adolescent population के सामने चैलेंज क्या है, वो पॉइंट समझ में आया। तो ड्यू टू दी इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर डाइट, अब जब इनएडिक्वेसी है इंडियन डाइट्स में, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो नहीं पा रही है, तो ये जो इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर डाइट जब एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंज्यूम करती है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। और इसी कारण से आप जिसे देखोगे तो स्पेसिफिक लड़के जो तो लड़के खा लेते हैं, फिर भी लड़कियां ज्यादा नखरे करती है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे अब क्या है, जब आप क्या करते हो, जब आप प्रॉपर डाइट को कंज्यूम नहीं करते हो ना, जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो, तो उसके चलते आपको क्या करना पड़ता है, उन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फेस करना पड़ता है। और अब गर्ल्स के साथ समस्या क्या है, जैसे पीरियड्स हो गया, तो पीरियड्स में वैसे ही आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह सब कुछ होने लगता है। तो उसके चलते क्या होता है कि एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फर्ड, ठीक है। दिस इज द थिंग व्हिच वी आर लर्निंग। पॉइंट समझ में आ रहा है? एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा रहेगी ग्रोइंग एज ग्रुप में, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट डाइट जो है इंडियन डाइट, इन सारे फैक्टर्स के चलते आपको देखने को मिलता है कि मेनी गर्ल्स हैव टू सफर। क्यों सफर करना पड़ता है? क्योंकि ध्यान दिया नहीं जा रहा है, इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर डाइट्स कंज्यूम कर रही है। साथ ही साथ क्या है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड्स के टाइम पीरियड में आयरन डेफिशिएंसी वगैरह सब कुछ हो जाता है, और जब इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो दिस इज फॉर श्योर दैट दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम द डिसीज लाइक एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जैसे आपने देखोगे ना, कुछ लड़कियां जो रहती है तो बहुत पेल कलर होता है उनका, येलोइश कलर होता है, तो ऐसा नहीं पीलिया हो गया है, लेकिन वो क्या है, वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, और उसी के चलते फिर क्या चक्कर आना है, लो एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें। अब जब चक्कर आ रहे हैं, लो एनर्जी लेवल है, तो फिर आप टॉप कैसे करोगे बताओ? पढ़ना है ना, कंपटीशन देना है, तो इसके लिए अपनी न्यूट्रिशनल डाइट पे वो बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डाइट्स पे बहुत ज्यादा विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है, और ये जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक ध्यान कैसे देंगे। तो अब आज ये पहली बार कितनी लड़कियों ने सुना, तो जब सुना है इस चीज पे फोकस करना एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, और लड़कों के लिए भी है। तुम तुरम खा मत बनो ऐसे कि हाँ सर हमें तो कुछ नहीं होता, तो हम तो बढ़िया मजबूत रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रोइंग टाइम पीरियड है, तो उस समय पे आपकी डाइट जो रहना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, अच्छा खाओ, अच्छे काम करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, तो उससे क्या रहेगा, उससे यू विल बिकम अ मोर प्रोडक्टिव एसेट फॉर द कंट्री इन अपकमिंग टाइम। अरे कंट्री को छोड़ो, आप खुद के लिए देखो, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी कौन होता है पता है? एक किसी भी इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। हर चीज जो है वो छोड़ सकती है, लेकिन आपका शरीर आपका साथ है, तो वो आपका हमेशा क्या रहेगा, सबसे बड़ा दोस्त रहेगा, सबसे बड़ा साथी रहेगा। तो उसको सही रखना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इंप्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो अगेन वही वाली बात है कि लिटरेसी एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, तो जो लिटरेट पॉपुलेशन रहेगी वो इन सारी समस्याओं से वैसी दूर रहेगी। क्यों? क्योंकि लिटरेसी उनको अवेयरनेस दे सकती है इन सारे मुद्दों के बारे में। समझ में आया? अब हमने पॉपुलेशन के सारा पार्ट देख लिया, और इन्हीं चीजों पर फोकस करते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ
2000। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की नीड क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सिंपल सी बात है कि प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलबींग। तो पॉपुलेशन पॉलिसी से आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपुलेशन पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो। लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, क्योंकि ढेर लगा लिया बच्चों का, फिर क्या हो रहा है? आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे नहीं पा रहे हो, तब जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो तो दे विल सफर। ठीक है, कैसे सफर करेंगे वो? तो वो सफर ऐसे करेंगे कि दो बच्चे हैं तो दो पे ध्यान दिया जा सकता है, 8 10 20 बच्चे हैं तो उसमें ध्यान किस किस पे दोगे? सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाओगे, सबको लिटरेट नहीं कर पाओगे, तो अगेन दे विल बिकम लायबिलिटी फॉर द नेशन। समझ रहे हो? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की नीड सिंपल सी ये है ताकि हम क्या कर सके, पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्वालिटेटिव टर्म्स में समझ सके और उस हिसाब से डिसीजन ले सके। ठीक, तो प्लानिंग ऑफ फैमिली वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, इंडिविजुअल हेल्थ और वेलफेयर बढ़ेगा। Therefore, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952, और इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1952 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें क्या है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया जिसके चलते सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन वॉलंटरी बेसिस। तो 1952 आजादी के टाइम पीरियड से ही सरकार ने उस चीज पे फोकस किया कि पॉपुलेशन ग्रो होने का बेसिक यूनिट है फैमिली। क्यों? क्योंकि फैमिलीज जब बनती है, दो लोगों की शादी होती है, तभी वो आगे और क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाते हैं, तो एक दो लोगों से एक परिवार से पूरा का पूरा एक कुटुंब बनता है, इस टाइप से बनता चले जाता है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना शुरू करेंगे, हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाएंगे, तो उससे क्या हो पाएगा, उससे हम और रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड तरीके में पेरेंटहुड को प्रमोट कर पाएंगे, और जिससे क्या होगा, कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल्ड वे में, ऑब्जर्व वे में ग्रो करेगी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर दी नेशन। समझ में आया? तो कहानी, बड़ी पिक्चर क्लियर होना चाहिए इसमें। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वगैरह गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और उस पर फोकस ये किया जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबल और प्लान तरीके से फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जा सके। फिर आप जैसे देखोगे तो जो पॉलिसी की बात की जाए तो एक लॉ लाया गया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लॉ लाया गया, तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? एक सिंपल क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये बनता है एग्जाम में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000? तो दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स, एनपीपी 2000 जो है, इट प्रोवाइड्स पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंपार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। तो 14 साल तक के एज ग्रुप में बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्या कि एक लिटरेट और एजुकेटेड इंडिविजुअल जो रहेगा तो ही और शी विल बी मोर अवेयर अबाउट हेल्थ। ठीक है, उसे कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, उसे ये पता रहेगा, ही और शी विल बी अवेयर अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम और हर। ठीक है, तो उस सेंस में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने वो जो टारगेटेड ग्रुप है, जो बीज है, जो कल को पेड़ बनेंगे 14 साल के पहले उन पे फोकस किया। समझ में आया? रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आउट ऑफ द 1000 सैंपल साइज। ठीक है, तो 1000 बच्चे, जो 1000 बच्चों का एक सैंपल साइज ले रहे, उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते हैं? ठीक है, या फिर कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है? तो आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देता है कि हाउ मेनी इन्फेंट्स डाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज ग्रुप। तो वो हमारी कंट्री में स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि 30 से कम किया जाए, एंड समवेयर इट इज बीइंग अचीव्ड। ठीक है, कुछ स्टेट्स में वेरिएशंस हैं, बस वो है अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। बहुत सारी डिसीजेस क्यों हो जाती है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है अगर एक टीका लगा दिया जाए। जैसे पोलियो की दवाई पी है सभी ने, तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज का मतलब क्या होता है? वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज मतलब कि वो सारी डिसीज जिसका टीका लग के, जिसका आप इंजेक्शन लगा देंगे आपको, तो वो बीमारी आपको नहीं होगी। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स के अलावा आप देखेंगे पोलियो वगैरह, तो इन सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि जो जो बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उन बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए? उन बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, तो जैसे अब कोविड के लिए वैक्सीन आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कोविड का कोई गारंटी नहीं है कि मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। लेकिन वो बीमारी जिन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, बस बचपन में जैसे आप देखो ना, छोटे बच्चे रहते हैं तो हर 6 महीने में इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं, वो वहां पे रो रहे हैं, खूब रो रहे गा रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन लग रहे हैं बच्चों को। तो वो इसलिए क्योंकि सरकार ये फोकस करती है कि हर बच्चे को प्रॉपर वो सारे वैक्सीन बचपन में ही लग जाए, जिससे वो भविष्य में
किसी भी प्रकार से क्या है वो पॉपुलेशन आपके लिए लाइबिलिटी ना बने, वो उन बीमारियों से सफर ना करे। आ रहा है समझ में? ये हो गया एक। फिर क्या है, प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, अब क्या है कि गर्ल्स को जब डिलेड मैरिज को आप प्रमोट करते हो ना, डिलेड मैरिज मतलब ऐसा नहीं 70-80 साल में शादी करवा रहे, मतलब कि 25, 26, 27, 30 इन उम्र के बाद में शादी करवाएं, ताकि क्या हो, डिलेड मैरिज से ये रहेगा कि उस लड़की को पढ़ने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। पढ़ने के पूरे मौके मिलने के साथ साथ में वो जो लड़की है, ठीक है, वो जो लड़की है तो वो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियसली अवेयर, मतलब क्या होता है देखो, पहले चाइल्ड मैरिज हो जाती थी 16-17 साल में, अब 16-17 साल की लड़की भी बच्ची है, छोटी है, गुड़िया है, ठीक है, अब उसकी शादी आप इतनी जल्दी करवा दोगे और उसके ऊपर फैमिली प्रेशर मतलब ऐसा कि अब शादी करवा दी, पढ़ लिख नहीं रहा तो क्या है, बच्चे पैदा करो, तो उसकी खुद की हेल्थ पे उसने ध्यान नहीं दिया, उसको आप क्या कर दे रहे हो, एक और बच्चा उसके गले बांध दे रहे हो इस तरह से। तो चाइल्ड मैरिजेस जो होती थी तो दैट वाज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों के लिए बड़ी समस्या होती है। इसके चलते क्या है, डिलेड मैरिज को प्रमोट किया गया। मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर को एक पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम बनाया जाए जहां पे लोग खुद कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, लोग खुद कंट्रीब्यूट क्या करें कि लोग खुद सोचे कि फैमिली वेलफेयर कब होगा, जब हमारी फैमिली छोटी होगी, उस टाइप से बच्चे दो ही अच्छे वाला नारा दिया सरकार ने। तो ये इन सारी चीजों पे फोकस किया गया अंडर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। अभी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है एनपीपी, ठीक है, इट स्पेशली एम्फसाइज ऑन द एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। क्या एम्फसाइज किया देखो, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और एडोलेसेंट, इनका रिलेशन ये है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जिसमें बताया ना कि 14 साल तक के बच्चों के लिए स्पेशल एम्फेसिस दिया गया, तो उसके पीछे का कारण ये है कि आप क्या करोगे, अगर आज जो बीज है उस पर फोकस करोगे तो कल को एक अच्छा वृक्ष बनेगा, ये तय है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी ने, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने एडोलेसेंट सेक्शन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया। उसका रिलेशन सिंपल सा ये है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में आप एडोलेसेंट्स एज ग्रुप को 10 से 19 साल के बच्चों को अगर संभाल लोगे तो आपने देश संभाल लिया। क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर। समझ रहे हो ना? तो एनपीपी आइडेंटिफाइड एडोलेसेंट्स एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन। व्हाई? Because adolescent population is the future of the country. Therefore, a healthy, educated and skilled adolescents means a healthy, educated and skilled population. Healthy, educated, skilled adolescent population होगी तो कल को वो healthy, skilled और educated जनसंख्या बनेगी। जनता जनार्दन करना, आज आप जैसा बच्चों को पालोगे कल वो वैसे एक बड़े नागरिक बनेंगे। वही वाली चीज थी सिंपल। तो therefore in future they will work for the development of country. गवर्नमेंट ने अपना स्वार्थ देखा कि हाँ कल को देश का विकास चाहिए तो देश के विकास के लिए बच्चों का विकास कर दो। खैर ओवरऑल उन बच्चों का विकास होगा तो खुद का विकास पहले कर लेंगे। सो मैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, तो एनपीपी ने एडोलेसेंट सेक्शन को एक मेजर सेक्शन मानते हुए उसके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा फोकस किया। तो टेकिंग एडोलेसेंट्स इनटू कंसीडरेशन, एनपीपी 2000 फोकसेस ऑन दी फॉलोइंग। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ने इन सारे पॉइंट्स पे फोकस किया। अब अच्छे से समझना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या स्टेप्स लिए गए फॉर दी अपलिफ्टमेंट या फिर फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट सेक्शन। तो ये पॉइंट ध्यान रखने रहेगा। 14 ईयर वाला भी लिख सकते हो। इन जनरल नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो ये सारे पॉइंट हमने यहां डिस्कस करें। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जिस भी तरह से आएगा उस तरह से आपको आंसर को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर को लिखना रहेगा। क्लियर है? वो पार्ट यहां पर रहता है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आइडेंटिफाइड एडोलेसेंट्स एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन। ठीक है, व्हाई? क्योंकि एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है? कंट्री है का फ्यूचर है, वाला सारा पार्ट बता दिया मैंने आपको। अब उन्होंने किन किन चीजों पे फोकस किया, तो जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एसटीडीज। अब बोलोगे सर हमारी तो शादी नहीं होती है एडोलेसेंट पॉपुलेशन की, तो फिर ये चीज कहां से आ गई? तो जैसे क्या होता है, कभी कभी आपको ये अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो इन आवर नेशन वी लैक ओवर दी सेक्स एजुकेशन। ठीक है, तो अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके चलते क्या है कि गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। जो एडोलेसेंट सेक्शन है दे डोंट नो अबाउट द थिंग्स प्रॉपरली। अब जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे किसी चीज पे, जब तक इंसान को जानकारी कैसे होगी? तो इसी के चलते क्या है, फोकस किया गया क्या कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज वगैरह से बचाया जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जैसे HIV एड्स वगैरह जो है, तो इनसे बचाया जा सके। तो इन चीजों पे फोकस करते हुए एडोलेसेंट पॉपुलेशन के रेफरेंस में गवर्नमेंट ने, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ने इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन एजेंडास को प्रायोरिटी बनाया। समझे? एनकरेजिंग डिलेड मैरिजेस, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, तो क्या है, डिलेड मैरिजेस को प्रमोट करना। इसलिए जैसे अगर आप देखो तो 21 साल उम्र भी वो बात की जा रही है क्या कि 21 साल उम्र होना चाहिए ताकि सफिशिएंट टाइम मिले लड़कियों को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने में। दूसरी चीज क्या है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सके। चाइल्ड बियरिंग जो है, मतलब चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड बियरिंग मतलब क्या है कि
आपने जल्दी शादी कर दी 16 साल में, होता है आज भी रिमोटेस्ट एरिया में आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो जाती, तो उनको रोकने के लिए लीगल रिफॉर्म्स वगैरह, सजा का प्रावधान वगैरह, ये सारी चीजें डाली गई। एजुकेटिंग एडोलेसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज सच एज कॉन्डम्स हो गया, ये सारी चीजें ये इजीली अवेलेबल रहे, लोगों को अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बताया जाए, ताकि क्या हो कि गलती से भी गलतियां ना हो जो कि उनके भविष्य के लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। सो मैं प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज। अब मैंने आपको बताया कि जो क्या सकते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है, तो ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन को अगर आप आज अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तभी तो एक कल को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव बनेंगे, ठीक है। तो उस चीज पे ध्यान रखते हैं, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया। जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने स्कूल्स वगैरह में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम में ये प्रोविजन चला है कि खाना अच्छा मिले। वो बात अलग है कि देखो पॉलिसी सब अच्छी होती है, लेकिन धरातल पर आते आते क्या है, बहुत सारे ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसके चलते वो पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। बट स्टिल वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज आई कैन सी अ ब्राइट फ्यूचर इन योर आईज इफ यू विल थिंक टेक द थिंग्स द वे इट शुड बी टेकन। समझ में आया? तो पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। पीपल जो है तो कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स ये नहीं होता उसके पास कितने मिनरल्स है, कितने कह सकता है गोल्ड रिजर्व्स हैं, या फिर कितना उसके पास में लैंड एरिया है, कितना एग्रीकल्चरल इनपुट है। कंट्री के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल अगर रिसोर्स की अगर बात की जाएगी तो वो कौन होते हैं, वहां की जनता जनार्दन, वहां का पॉपुलेशन। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। एक पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का सेक्शन हेल्दी है, वेल एजुकेटेड है, तब आपके पास में पोटेंशियल पावर रहेगी, तब आप बेहतरीन तरह से ग्रो कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। दिस इज द स्टोरी अबाउट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंट्स। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर। आपको किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। दूसरी चीज क्या है, डाउट अगर है तो अभी, अगर आप अभी एट प्रेजेंट ये लेक्चर देख रहे हैं प्रीमियर होते समय, तो विल कैच यू ऑल इन स्पेशल क्लास। डाउट सॉल्विंग स्पेशल क्लास है, बस सेशन के जस्ट बाद में है, 5:45 पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम वो कर लेंगे। स्पेशल क्लास में मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी और ठीक है। तो रिजल्ट वगैरह की अगर हम बात करें तो रिजल्ट देख लो, बड़ा चौचक रिजल्ट आया आपके सीनियर्स का। होपफुली आप लोग भी कल जब 9th से 10th में जाओगे, 9th में भी, तो आई वुड लव टू सी योर फोटोग्राफ्स ओवर हियर, ठीक है। कुछ इंटरव्यूज भी है चैनल पर, आप देखना तो आपको एक इंसाइट मिलेगा कि किस तरह से आपके सीनियर्स ने टैकल किया बोर्ड एग्जाम को, सारी चीजें। जो स्पेशल क्लास की मैं बात कर रहा हूं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल क्लास में आपके अगर कोई डाउट है इस पूरे चैप्टर पे, तो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे, डिस्कशन करेंगे उस पे 5:45 पे अभी, ठीक है। आज जब देख रहे हो आप ये लेक्चर, इसके बाद में अगेन अब अनअकैडमी प्लस जो है, तो अनअकैडमी प्लस पर मेरे 2 कोर्सेस हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो मेरी क्लास चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास चलती है रेगुलर, जहां पे हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं लाइव डेली बेसिस पर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला। और सैटरडे एवरी सैटरडे 8:45, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी 8:45 की क्लास रहती है और सैटरडे भी 8:45 क्लास रहती है। तो ये जो नया कोर्स है वो कोर्स है कोर्स ऑन द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, हाफ ईयरली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट हो गया है। 2 चैप्टर हमने डिस्कस भी कर लिए, ठीक है। तो ये मिल रहा है जहां पे मैं आपको टेस्ट पेपर देता हूं, टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करते हो तो उसके फिर आंसर्स हम क्लास में चेक करते हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। क्लास 9th के लिए और 10th के लिए भी सेम केस है, बस 10th की क्लास जो होती है 7 बजे होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे। तो अगर जैसे आपको प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस होता है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे फीचर्स प्लस में आपको मिलते हैं। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मतलब 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल जाती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो और पर्सनलाइज अटेंशन आपको एक मेंटर दिए जाते हैं, वो सारा आइकॉनिक में आपको फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन थे। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट द क्लैरिफिकेशन अबाउट सब्सक्रिप्शंस। अगली चीज ये है कि ये प्राइसिंग की बात करें तो प्लस की प्राइसिंग ये है 1653 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ता है, बट इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज यू विल गेट इट फॉर 1488 रुपीज। समझ में आया? सेम इज द केस विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइसिंग है तो वो 3086 है। इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज यू विल गेट इट फॉर 2777। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द होल स्टोरी। आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट, मजा आया आपको। ये पूरा चैप्टर था, चैप्टर खत्म हुआ। हम मिलेंगे अब अगले इसी तरह के किसी वीडियो में नए चैप्टर को। अगर कोई डाउट है तो स्पेशल क्लास ज्वाइन करो, 5:45 पे शार्प मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी